बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, एक नए दिन का, नए हफ्ते का आगाज़ करने के लिए अच्छे दिल के साथ या बुरे दिल के साथ तैयार हैं। इससे सबसे आगे आई एम इमरान हसन। मेरा नाम है आयशा यूसुफ और अच्छे दिल के साथ ही तैयार होंगे। मौसम नहीं चेक किया आपने इस्लामाबाद का? इस वक्त क्या सिचुएशन है? क्योंकि मौसम के बारे में आप सब जानते हैं कि वो मिजाज पर बड़ा असर अंदाज होता है। मेरे तो मिजाज पे बड़ा अच्छा असर पड़ता है मौसम का, और वो भी इस्लामाबाद हो, बारिश हो, ग्रीनरी हो, मेरे रास्ते में जब मैं आ रही हूँ ऑफिस पहाड़ हो, तो किसका मूड अच्छा नहीं हो जाएगा? क्या बात है। इस आदाब अर्ज़े वैसे वाकई इस्लामाबाद का मौसम बहुत अच्छा है। लकीली हमारी टीम ने कुछ विजुअल्स आपके लिए संभाल लिए थे। जो थोड़ी सी बारिश हुई नहीं है, टाइनी सी, आपको दिखाने के लिए। इतनी ज्यादा कोई बारिश हुई नहीं है वैसे इस्लामाबाद में, एक्सपेक्टेड ज्यादा थी। परसों महकमे मौसमियात की पेशगोई सुनी कि जी कल पूरा दिन बारिश होगी। मैं उस चक्कर में अपने प्लान कर लिए कि भाई पूरा दिन बारिश है तो क्या करना है। वो ना बारिश हुई ना प्लान चले, तो बस हमारा पूरा दिन फिर ऐसे ही बारिश हो तो गई है ना, अनदर वीकेंड सक्सेसफुली वेस्टेड वाला सीन हो गया। लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा है, खुशगवार है अलसुब। और यकीनी तौर पे इस वक्त अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं और आपका वर्किंग डे नहीं है तो आप बहुत खुशकिस्मत है। और अगर आपका वर्किंग डे है तो आप फिर हमारी तरह को खास खुशकिस्मत नहीं है, बिकॉज अच्छे मौसम में काम करना नहीं अच्छा लगता। अच्छे मौसम में काम करने का मजा भी आता है क्योंकि मूड अच्छा होता है ना। बहरहाल जी, सबा बजीर जो है ना हमारी रिपोर्टर, उनके पास चलते हैं। वो अच्छे मौसम में काम कर रही हैं, अच्छे मौसम में काम कर रही हैं, तो उनका मूड कैसा है और इर्द गिर्द का जो माहौल है, जो मौसम है, वो उनको किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। सबा, कहाँ पर आप इस वक्त मौजूद हैं, बताइएगा क्या नज़ारे हैं आपके सामने? जी बिल्कुल, जब मौसम अच्छा हो तो मूड भी बहुत बेहतरीन हो जाता है और काम करने का भी दिल करता है। सुबह जैसे ही मैं ऑफिस आई हूँ तो मौसम इतना ज़्यादा खुशगवार था कि हर तरफ हल्की हल्की बारिश थी और मौसम के साथ दिल चाह रहा था कि बार बार बंदा मौसम के ऊपर एज़लाइव भी करे और अपना काम अच्छे से करे। इस वक्त मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं कि मारगला की जो पहाड़ियाँ हैं वो बादलों से ढकी हुई हैं। इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। कहीं हल्की बारिश हो रही है तो कहीं बारिश नहीं है, लेकिन मौसम जो है इतना ज़्यादा खुशगवार है कि सुबह सवेरे वैसे ऑफिस जाने का मन नहीं करता। कभी कभी तो आप रिपोर्टर्स की लाइफ बड़ी टफ लगती है, हमें ज़्यादातर टफ होती है, लेकिन कभी कभी बड़ी लश लगती है कि अच्छे मौसम में जाके बाहर से रिपोर्टिंग करना मतलब अच्छा भी लगता है। बहुत लश। यस जी, जब मौसम बेहतरीन हो और बादल हो तो मूड वैसे ही बहुत खुशगवार हो जाता है। महकमा मौसमियात ने भी यही कहा है कि आज इस्लामाबाद में हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। सर्दियों में इजाफा होगा। दर्जे हरारत में बताऊं तो दर्जा हरारत इस वक्त 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक बताया गया है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि इन बारिशों के बाद सर्दी में इजाफा होगा और हम ठिठुरते हुए भी ड्यूटी करेंगे। लेकिन आज का मौसम इतना ज़्यादा खुशगवार है जिसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ठिठुरते हुए आप करेंगे ड्यूटी, लेकिन साथ आप बाहर मौजूद हैं, आप पकोड़े भी खा सकते हैं, आप कॉफ़ी शॉप्स भी जा सकते हैं, आपका जो दिल करे वो कर सकते हैं। और बीच में आपको टाइम मिले तो आप जाकर एज लाइव और लाइव रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। पेशगोई जो है, वो बताइए वो क्या की गई है? ये पकोड़ों पे कमेंट है मेरे पास, मैं करना है आपके। अच्छा, चलें पकोड़ों के बाद ये पहले सबा से जान लेते हैं। बताइएगा ये पेशगोई क्या की गई है बारिश के बारे में? महकमा मौसमियात ने ये पेशगोई की है कि आज रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश होगी। और सुबह भी बारिश बताई गई थी, तो सुबह सवेरे ही हल्की हल्की बूंदाबांदी के बाद मौसम जो है बहुत ज़्यादा खुशगवार हो गया था। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक बारिशों का एक नया सिलसिला जो है वो शुरू होगा, क्योंकि मगरबी हवाओं का जो सिलसिला है वो पाकिस्तान में दाखिल तो हो गया है, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होगी और बर्फ़बारी का सिलसिला भी जारी रहेगा। और इन बारिशों के बाद जो खुश्क सर्दी है ना वो ज़रा कम हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से बारिशें ना होने की वजह से स्पेशली खांसी जो है बहुत ज़्यादा है। खुश्क मौसम की वजह से थोड़ा सा अजीब सा हो रहा था। मतलब भीगा दिसंबर तो नहीं हुआ, लेकिन भीगा जनवरी हो सकता है। वैसे सब आप जहाँ पे आप खड़ी हैं इसी रोड पे बिल्कुल सीधी पीछे चले जाएं, 15-20 मिनट की ड्राइव पे बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट है पहाड़ के ऊपर, हमें हल्का हल्का नजर आ रहा है। पकोड़े मिलते हैं, इफ यू हैव टाइम यू कैन गो देयर। और कोई भी अगर पकोड़े में पकोड़ों की भी बात। सबा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अपडेट्स, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। कुछ कह रही हैं आप सबा कुछ कहना चाह रही हैं? जी सबा, मैं ये कह रही थी कि वाकई पकोड़े भी मिलेंगे, चाय भी मिलेगी और यहाँ पर जंगल हट भी है। तो जंगलों के बीच में जब सुबह सवेरे चाय पी जाए तो मौसम और मिजाज दोनों बस हमारा दिल जलाना बंद कर दें। सबा, एंजॉय कीजिए, आप पकोड़े खाइए, चाय पीजिए। थैंक यू सो मच अभी अपडेट करने के लिए। सबा तो बड़ा एंजॉय करिए। पकोड़ों के बारे में आपका मैं कह रहा था कि सबा को तो मशवरा आप दे रही थी पकोड़े खाएं, लेकिन कुछ लोगों को पकोड़े सामने हो तब भी खाना नसीब नहीं होते, वो डाइट के चक्कर में नहीं खाते। आप किस्मत चेक करें ना, अच्छा मौसम में पकोड़े सामने फिर भी आप तो डाइट। मूविंग ऑन, आगे
पड़ते हैं हम थोड़ा सा, हम जरा पूरे मुल्क की बात कर रहे थे किस्मत की बात है, पूरे पूरे मुल्क की में बात क्या करें, पूरे मुल्क सिचुएशन की है। बात और ये है कि मुल्क के बलाई इलाके जो हैं वहाँ पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में धुंध जो है वो कहा जा रहा है कि इस वक्त मौजूद है। कालाम की बात कर लें, शांगला की बात कर लें, दीरबाला, पारा चिनार और वादी नीलम में बर्फबारी हुई है। ज़ियारत और कल्लात के पहाड़ों और दरख्तों ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। बिल्कुल, मरी और गिलियाद का जिक्र हम कैसे भूल सकते हैं, यहाँ भी बर्फबारी का इम्कान मौजूद है। पंजाब में धुंध के डेरे हैं, सेंट्रल पंजाब में, वस्ती पंजाब में खास तौर पे, और इसके बायस मोटरवे पर जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी मुतासिर हुई है। हम अगर लाहौर की बात करें या M1 M2 की बात कर लें, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे लाहौर से कोट मोमिन तक वंस अगेन बंद की गई। इसी तरह लाहौर सियालकोट मोटरवे जो कि बहुत खूबसूरत है, बड़ी सिनेटिक है अगर आप जाएं तो। इसके अलावा लाहौर मुल्तान मोटरवे जो नई मोटरवे है कंपैरेटिवली, उसका भी वहाँ पे भी ट्रैफिक का दाखिला था, उसको बाज़ाब्ता रोक दिया गया था क्योंकि वहाँ पे धुंध बहुत ज़्यादा थी। तो ओवरऑल जो सूरत हाल है, अच्छा एक मैं महकमे मौसमियात से कहता हूँ जब वो मौसम अच्छा बन जाए ना, फिर ना कहा करके बारिश का इम्कान है, उनके कहने से मुझे लगता होती ही नहीं। अच्छा, मतलब मुझे लगता है कुछ ऐसा है ताल्लुक, ये inverse शायद relation। यही शायद कुछ साइकोलॉजिकल इशू है। बालाजी, थोड़ा सा मौसम के बारे में हमने बता दिया, लेकिन टेम्परेचर्स आज क्या क्या रह सकते हैं वो बताइए भाई, आपकी क्विकली इजाज़त बताइए। से? अजय जी, मेरी इजाजत ही इजाजत है जी, चलें जी, अब बताते हैं आपको। सबसे पहले आपको पता है कि इस्लामाबाद के अंदर क्या रहेगा टेम्परेचर। कम से कम रहेगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर में कम से कम 3, कम ही चल रहा है लाहौर में, और ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर में कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 18, और आखिर में कोयटा कम से कम -5 रहेगा और ज्यादा से ज्यादा 9 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा में वापस आ गया माइनस, दोबारा से रिवर्स लग गया ना ये। चलो अच्छा है, सर्दी रहनी चाहिए, थोड़ा सर्दी का मौसम है, सर्दी रहनी चाहिए, बाइस से ज़हमत नहीं बननी चाहिए, बाइस से ज़हमत ना बने, बस बाकी सब सही है, बाकी ऑल सेट है। व्हाट नेक्स्ट, वी हैव मौसम की तो बहुत बात कर ली, अब आप कराची की बात करेंगी, कहाँ की बात करेंगे? आप कुछ इंटरनेशनल बताएं। हम इंटरनेशनली जाएंगे। अच्छा? हमने अपनी फ्लाइट जो है ना वो लेके जानी है बरतानिया, जो आपके ड्रोन की फ्लाइट है, क्योंकि फ्लाइट के बारे में खबर है और स्टॉर्म के बारे में खबर है बरतानिया से, जहाँ पर शदीद बर्फबारी हो रही है। मामूलात ज़िंदगी जो है ना वो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं दरम बरम हो गए। कई इलाकों की बिजली भी नहीं, हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं ना कि मौसम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो बिजली चली जाती है। भाई बरतानिया में, यूके में भी ऐसा ही हो रहा है। बर्मिंघम मैनचेस्टर एयरपोर्ट जो है वहाँ पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हुआ है, दर्जनों परवाजें मनसूख हुई हैं, सैकड़ों ताख़ीर का शिकार हो गई हैं, ट्रेन जो हैं वो भी बंद हो गई हैं। इस वक्त वहाँ पर ये सिचुएशन है। मैनचेस्टर में तो आज से 3-4 दिन पहले खैर बहुत शदीद बारिशें हुई थी, तो उसके बाद जारी बात है सूरत हाल फिर अब तक वैसी चल रही है और बर्फबारी भी हो गई है, और बहुत सारे पाकिस्तानी बर्मिंघम मैनचेस्टर में रहते हैं, बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की। खैर दूसरी जानिब हम शदीद बर्फबारी की चूँकि बात करें, जो वेस्ट ब्रिटेन के मुज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर भी आबशार के अतराफ में बर्फ़ जम गई है, जिससे खूबसूरत मनाजिर इस वक्त नज़र आना शुरू हो गए हैं। और ये आप देखिए, ओ माय गॉड, मतलब ऐसे मुझे मनाजिर खूबसूरत तो लगते हैं, थोड़े स्केरी भी लगते हैं। स्केरी के अलावा मुझे होता है कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो इस ठंड से किस तरह से आई डोंट नो कैसे वो बर्दाश्त करते होंगे इतनी ठंड, लेकिन खूबसूरत नज़ारे बहुत ज़्यादा हैं। पूरा इलाका जो है आपको नज़र आ रहा है कि बर्फ़ से ढका हुआ है, सफ़ेद चादर ओढ़ी हुआ है। महकमा मौसमियात जो है वो ये बता रहा है कि मगरबी बरतानिया में मज़ीद बर्फबारी हो सकती है, वहाँ पर बारिश की भी पेश गोई की गई है। जबकि सदर्न बरतानिया जो है ना, सदर्न ब्रिटेन, वहाँ पर कहा गया कि सैलाब आ सकता है, इसकी वार्निंग भी जारी की गई है। मैं वही कह रहा हूँ कि अल्लाह करे बस सही रहे मौसम। ऐसा लगता है कि पत्ते ही वाइट हैं, पत्ते ग्रीन तो है ही नहीं, ऐसा लग रहा है। दूसरी जानिब सऊदी अरब में भी बादल बरसे हैं भाई, सऊदी अरब में भी कुछ मौसम तब्दील हुआ है। मदीना मुनव्वरा हमारे दिल के बहुत करीब, उसके और गिरदो नवा में जो गरज चमक के साथ बारिश और मूसलाधार बारिश और यालाबारी रिपोर्ट की गई है। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बादल जमकर बरसे, जिससे ओबियसली मंजर बहुत सुहाना हो गया, हमेशा ही सुहाना लगता है। और वहाँ पे जो मौजूद ज़ायरीन हैं उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। बारिश का सिलसिला शाम तक जारी रहने का इम्कान है, मनाजिर बहुत खूबसूरत हैं। अल्लाह हम सबको वहाँ पे लेके जाएं, हम कुछ वक्त गुजारें वहाँ पे। रूहानी तस्कीन का सबसे बड़ा जरिया हमारे लिए अगर इस दुनिया में कोई है तो वो मदीना मुनव्वरा की ये खूबसूरत जगह है जहाँ पे हम जाएं इंशाल्लाह। तो हमने कहा आपके साथ शेयर करें, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ जाते हैं, फ्रांस लेकर जाते हैं। वहाँ पे दुनिया के सबसे मशहूर, जो दुनिया का सबसे मशहूर समुद्री पार्क है, उसके हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, खासतौर पर जो लोग वहाँ पे गए हैं उनको हम बताएं कि उसे बंद कर दिया गया है। अच्छा, मेरीन लैंड डिएंटेप की बात कर रहे हैं, इसको हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आपको पता है ये बहुत ज़्यादा फेमस था, लोग दुनिया भर से जब भी फ्रांस स्पेशली जाते थे ना तो इस शो को देखने के लिए लाजमी जाते थे। मुझे जाना था, आपको जाना, चलें कोई मसला नहीं है। अच्छा, इतवार को तैराकों के साथ खेलती कूदी डॉल्फिन जो है उन्होंने अपना आखिरी शो किया है, और ये पार्क जो है अपनी खूबसूरती, समुद्री हयात के शानदार शो के लिए इंतहाई मशहूर है। 1970 में ये कायम हुआ था और इस पार्क में 103 मुलाजमीन काम करते थे, लेकिन अब इंतजामिया ये कह रही है कि वो यहाँ जानवरों के लिए मजीद कुदरती माहौल पैदा नहीं कर सकती। ये जानवर ऐसे मकामात के मोहताज हैं
जो एक वाटर पार्क कभी फराहम नहीं कर सकता। ये एक अच्छी चीज़ है, कितनी रिस्पॉन्सिबल अप्रोच है। और यहाँ पे आपको मालूम है हमारे 2 हाथी इतने बड़े बड़े पले हुए इतने अरसे से उनकी डेथ हो गई है, नोबडी केयर्ड। आई मीन 1-2 खबरें हमने दी, थोड़ी बात की, बस खत्म हो गया। और यहाँ पे डॉल्फिन्स के हवाले से या मछली के हवाले से जिनके पास पानी मौजूद है वहाँ पे, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हम इनको वो माहौल नहीं दे सकते जो ज़ाहिर बात है कुदरती तौर पे मिल सकता है। और इतनी रिस्पॉन्सिबल अप्रोच आई मस्ट अप्रिशिएट। जितने भी ऐसे पार्क्स हैं ना, जितनी भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे जंगली हयात को बंद किया गया, बंद कर देने चाहिए, उनको अपनी जिंदगी जीने देना चाहिए ना। अच्छा, टोक्यो की बात करें, जापान की बड़ा अहम शहर है टोक्यो जापान का। इसकी मछली मंडी नए साल की पहली रिकॉर्ड सेल करने में कामयाब हुई है। और यहाँ पे जो ब्लू फिन ट्यूना फिश है उसकी रिवायती नीलामी हुई है और 276 किलोग्राम 276 केजी वजनी जो ट्यूना मछली है उसे कितने में फरोख्त किया गया है? $13 लाख में 1.3 मिलियन US डॉलर्स। जी, जो तारीख की दूसरी महंगी तरीन मछली बनी है। इससे पहले भी एक मछली थी, उसके बारे में भी बताती हूँ जो इससे ज्यादा महंगी थी। ट्यूना फिश जो है इसको एक होलसेलर कंपनी और सुशी रेस्टोरेंट ने मुश्तरका तौर पर खरीदा है। सबसे महंगी ट्यूना फिश जो है 2019 में $31 लाख में फरोख्त हुई थी। जस्ट लुक एट दैट। ये इसको कहा जा रहा है कि ये एक पूरी मोटरसाइकिल होती है ना, उसके बराबर ये एक वजनी फिश है। और $13 लाख के अंदर इसको सेल होना। इतने पैसे वो कमाएंगे भी इससे, फिर डेफिनेटली कमाएंगे। आपको सुशी आपको लगता है कुछ सस्ती है? नहीं, हम श्योर महंगी है, बट आई मीन 1.3 मिलियन US इज लाइक ह्यूज। ओके, तो बहरहाल ये खबर है बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप सुशी के अगर शौकीन हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए सुशी खाते हैं कि वो कह सके कि हम सुशी खाते हैं या हमने खाई है, तो स्टेटस सिंबल भी है। आपने तो खाया आप वैसे? भी जा सकते हैं। नहीं, मैंने कभी भी ट्राई नहीं की। कच्ची मछली नहीं खाई जाती मेरे से। अच्छा, खैर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मार्शल लॉ के हवाले से। ओब्वियसली साउथ कोरिया के बारे में आपको मालूम है, वहाँ पे जो सूरत हाल है, उसके जो सदर है योन सेक यूल, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका है अभी तक, क्योंकि उनके मुजाहिरीन जो उनके सपोर्टर्स थे उन्होंने से पहले रेजिस्ट किया था। उनके वारंट गिरफ्तारी पर अमल की तारीख गुजर चुकी है, जिसके खिलाफ दारुल हुकूमत सियोल में इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है। मौसम इंतहाई सर्द है, बारिश के बावजूद लोगों की एक बड़ी तादाद है जो कि सड़कों पर है और अवाम माजूल सदर की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। इन्होंने स्टेप भी बहुत बड़ा लिया था, लेकिन अवाम जो है ना वो देखिए वो खुद आगे आ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन्होंने मार्शल लॉ लगाने की कोशिश किया तो इनको गिरफ्तार किया जाए, सो दैट आगे आने वाले जितने भी सुदूर होंगे या हुक्मरान होंगे उनके लिए एक इबरत का निशान रहे। बहरहाल जी, क़दामत पसंद सदर का पार्लियामेंट ने मुआखजा किया था और उनको सरकारी फराइज से मुअत्तल कर दिया गया था। अब अदालत ने फैसला करना है कि उनके साथ क्या करना है, उनको बहाल करना है या फिर हटाना है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। तो लोग जो हैं सोल के वो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं कि इनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। अवाम बाशऊर होती है ना, वहाँ पे वो गैर जमहूरी अमल नहीं होने देती। हाँ। बहुत अच्छा है। फिर आगे चलते हैं, आपको टेंस खबरें नहीं है, बस अपडेट करें आपको। इंडोनेशिया के सियाती मकाम बाली लेके चलते हैं। बहुत से लोगों की ड्रीम डेस्टिनेशन है, खासतौर पर हनीमून के लिए बहुत से लोग प्लान करते हैं। आजकल महंगी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ के साहिल की क्या सूरत हाल है कि सैकड़ों रजाकार जो है ना वो वहाँ पे सफाई मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने हिस्सा लिया है, आप देख सकते हैं। गैर सरकारी इदारा है, उसके मुताबिक मानसून बारिशों के नतीजे में या जो साहिल हैं वहाँ पे प्लास्टिक के फुजले की बदतरीन लहर आई है और बहुत बड़ी मिकदार में आ गया है। तो इस इंडोनेशिया के ज़बरदस्त इलाके को, इस साहिल को पाक करने के लिए इन रजाकारों ने ये फैसला किया कि वहाँ पे सफाई करें। कितनी बड़ी तादाद में, कितना इंस्पिरेशनल लग रहा है। ये इंस्पिरेशनल है, लेकिन यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा ना कि ये वो इलाका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कहा जाता है प्लास्टिक की आलूदगी होती है। और डेफिनेटली हमारा जो समंदर है उसको साफ करने की जिम्मेदारी जो है वो हम सब की है, लेकिन इट इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल कि लोग बड़ी तादाद में आए हैं और उन्होंने आके कहा कि नहीं, हम खुद से ये करेंगे। हम सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करते, हम खुद से वॉलंटियर अच्छी बात है, लेकिन ये एशियंस के साथ मसला क्या है? मतलब क्यों एशियंस अपने समंदर को गंदा कर देते हैं? इंडोनेशिया के हवाले से मतलब एक अजीब सी वो वाइब आती है ना। आप अगर थाईलैंड भी चले जाएं, मलेशिया चले जाएं, इंडोनेशिया टूरिज्म बहुत ज्यादा हमसे तो वो खैर वो फिर भी हमसे बहुत बेहतर है, लेकिन देखिए समंदर के अंदर फुजला सबसे ज्यादा यहाँ फेंका जाता है। क्यों फेंका जाता है? इट्स अ क्वेश्चन। सवाल करना चाहिए अपने, अल्लाह करे अब अच्छे से सफाई हो जाए और हम भी जहाँ पे जाए ना, एक मैसेज देता चलूं, जहाँ भी जाए अपना कचरा कम से कम साथ ले आया करें, अपना जो भी बाकियात है ना वो साथ ले आया करें। तो अब एक हमारी बाकियात कुछ हैं वो क्रिकेट में है और वो जबरदस्त है, और वो बाकियात ऐसी हैं कि अब हम फॉलो उनका शिकार होंगे या नहीं होंगे। फॉलो उनका शिकार तो हो गए थे, लेकिन अब क्या हम चेस कर पाएंगे मजमूई तौर पर? जो चेस इस वक्त इतना बड़ा टारगेट हमारे सामने है, पाकिस्तान अच्छा खेल रहा है, सिर्फ एक विकेट पाकिस्तान ने गिराई है। केप टाउन टेस्ट की हम बात कर रहे हैं और पहली इनिंग्स में लड़खड़ाने वाली जो पाकिस्तानी टीम है ना या उसके बैटर्स हैं, दूसरी इनिंग्स में अच्छा खेले, लेकिन मुझे बाबर आजम की 100 ना होने का बहरहाल दुख है। ऑफ कोर्स मतलब आप लोगों ने खुश नहीं होना ना, अच्छा 100 करते हैं ना। अच्छा चलिए, बाबर आजम ने अच्छा खेला, शान मसूद इनकी जो पार्टनरशिप है वो बड़ी जबरदस्त रही। शानदार सेंचुरी शान मसूद ने बनाई और बाबर आजम ने 81 रन बनाए। तीसरे रोज खेल के अख्ताम तक पाकिस्तान ने एक विकेट के नुकसान पर 213 रन बना लिए थे और जुनूबी अफ्रीका की ताहाल 208 रन
की बढ़तरी बाकी है और पाकिस्तान की टीम जो है वो पहली इनिंग्स में फॉलो ऑन का शिकार हुई थी। 194 रन हमने बनवा दिए थे पहली इनिंग्स में और 205 रन की ये इनिंग थी जिसका आप तस्करा करते, पार्टनरशिप जिसकी आप बात करते हैं। खैर अब 615 रन पाकिस्तान ने बनाने थे। शान मसूद और बाबर आजम ने ज़बरदस्त तारीख रकम की टेस्ट क्रिकेट के अंदर और तारीख में फॉलो ऑन के बाद सबसे बड़ी ओपनिंग शराकत का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। यानी कि पाकिस्तान की टीम फॉलो ऑन हुई, उसके बाद अगर कोई सबसे बड़ी पार्टनरशिप लगी तो वो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। नहीं समझ आती मुझे नहीं समझ आती है, बुरा खेलने के बाद ऐसा खेलते के रिकॉर्ड बन जाते हैं। कम बैक तो फिर करने की सलाहियत बेहतरीन मौजूद है ना। खैर इस वक्त शान मसूद हैं, अल्लाह करे जब खेल शुरू हो तो उस वक्त सबसे ज़्यादा क्रूशल टाइम होता है, विकेट सर्वाइव करें। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है चूँकि 2 दिन पूरे रहते हैं तो खेल का फैसला तो बहरहाल होगा। किस होता है अल्लाह करे हमको साउथ अफ्रीका को सरप्राइज दे दें, अल्लाह करे, कुछ ऐसा दुआ हमारी यही है। बारह जी एक और क्रिकेट से जुड़ी ही खबर है, एक और इंसिडेंट हुआ, वो ये कि साइम अयूब जो है वो इंजरी का शिकार हो गए, एंकल उनका फ्रैक्चर हो गया आई थिंक। तो उसके बाद अब ये खबर आई कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन टेस्ट के दौरान जो इंजरी का शिकार हुए थे साइम अयूब, उनको इलाज के लिए फौरी तौर पर लंदन भेजने का फैसला किया है क्योंकि डॉक्टर्स ने ये कहा था कि एटलीस्ट 6 वीक्स तक साइम अयूब जो है ना वो नहीं खेल सकते हैं, तो उनको फौरी तौर पर रिकवर करवाने के लिए लंदन भेजा जाएगा सो दैट वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एटलीस्ट दस्तयाब। हमने कुछ अपने प्लेयर्स को बहुत ऐसी बेहतियाती से ज़ाया भी किया, तो ये बड़ा अच्छा फैसला है मोहसिन नकवी साहब का कि उन्होंने साइम के हवाले से ये फैसला किया क्योंकि साइम का करियर अभी बिल्कुल टेक ऑफ कर रहा है और अब वो टाइम साइम का आया कि जब लोगों ने साइम के बारे में बातें करना शुरू की हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स ने कि बहुत अच्छा एसेट है पाकिस्तान के लिए, तो अल्लाह करे जल्दी रिकवर करें। और ये भी कहा जा रहा है कि अजहर महमूद भी उनके साथ जा रहे हैं, हमारे कोच हैं साइम के साथ। अच्छा वो भी जा रहे हैं। अच्छा मोहसिन नकवी साहब ने खुद भी कॉल की थी उनको, उनसे खैरियत की और प्रेसिडेंट जरदारी ने भी साइम अयूब को कॉल की थी और उनकी खैरियत दरियाफ्त की थी। एक अच्छा जैसे साइम साहब की बड़ी पीआर है, प्रेसिडेंट की कॉल भी आ गई है। अच्छा वो अच्छा खेल रहे हैं। जो आपने बात की ना कि उनकी बातें होना शुरू हो गई हैं, तो आपको लगता है ऐवान सदर में बात नहीं हो रही होगी? अच्छी बात है, नहीं आई अप्रिशिएट लेना चाहिए। जो सरबराह हुकूमत है, हमारे दोनों सरबराह हुकूमत जो है जरदारी साहब भी और लेकिन शहबाज साहब को ज्यादा क्रिकेट में इंटरेस्ट है, वो तो बाकायदा हर मैच देखते हैं और ट्वीट भी करते हैं हर मैच के बाद कि कैसा मैच हुआ। खैर हमने पाकिस्तान, हमने बाली की बात की थी ना, सबसे अच्छा टूरिस्ट पॉइंट है, तो पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट पॉइंट्स वी हैव इज आवर नॉर्थ। पूरा नॉर्थ बहुत ही कमाल है, गिलगित बल्तिस्तान, जिसमें न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दुनिया भर से लाखों पाकिस्तानी और लाखों ओवरसीज देखने वाले यहाँ पे आते हैं। इनके हवाले से एक बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, CNN इनको वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन बोला और ये कैसे हो सकता है कि हम इस पर इन डिटेल्स बात ना करें। अभी करें या ब्रेक के बाद करें? हम एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक की बात करते हैं, ब्रेक के बाद करते हैं बात, वापस आइए। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे गिलगित बल्तिस्तान की कि वहाँ पर क्या हुआ है। अमरीकी नशरियाती इदारा है CNN, उसने गिलगित बल्तिस्तान को 2025 में सैर के लिए दुनिया के बेहतरीन सयाहती मकामात में शामिल कर दिया है। पाकिस्तानियों को तो इसका पता था, लेकिन आई एम श्योर इस रिपोर्ट के बाद जो है ना, जो गैर मुल्की सयाह है वो भी गिलगित बल्तिस्तान आने के लिए बेताब होंगे। वैसे तो बहुत बड़ी तादाद है जो अब आ रही है पिछले चंद सालों से पाकिस्तान, और टूरिज्म पाकिस्तान का काफ़ी इंप्रूव हुआ है इससे। बिल्कुल, CNN ट्रैवल का 25 ममालिक शाया करदा फहरिस्त है। इस हवाले से कहना था कि जो कुराकरम के पहाड़ों में मौजूद गिलगित बल्तिस्तान है, इस तक पहुंचना आसान काम नहीं है। इस मकाम के पहाड़ इंतहाई दिलकश हैं। नशरियाती इदारे ने यह भी कहा है कि इनमें से तकरीबन 5014 मीटर 5 ऐसी चोटियां हैं जो कि 8000 से ऊपर है, 8000 मीटर से बुलंद हैं, चोटियों का मस्कन है। और आउट ऑफ यानी कि आई बिलीव ये 8 चोटियां हैं, 8 चोटियां हैं, 14 में से 8 चोटियां जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटियां कहलाई जाती हैं। और केटू भी उनमें से एक है। और आपको पता है केटू को सर करने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, लेकिन बहुत ही मुश्किल और ख़तरे के लिहाज से ये सर फहरिस्त कहलाई जाती है चोटी। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान जो है ना, इसको कोह पैमाओं का भी पसंदीदा मकाम कहा जाता है और साल में 1700 गैर मुल्की सयाहों ने कोह पैमाई के लिए इजाज़त की दरख्वास्तें दायर की थी सिर्फ 2024 के अंदर, एक साल के अंदर। खैर ये एक तो क्या ये हमारा प्राइड है कि यहाँ पे पहुँचना मुश्किल है या फिर हमें इस पे काम करना है? एक तो ये हमने देखना है और दूसरा ये कि हमने मजीद दुनिया तक कैसे पहुँचाना है। एक बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे ने इसको पिक किया, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हम इसके लिए क्या कर रहे हैं? फैज़ुल्लाह फ़राक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। वो गिलगित बल्तिस्तान हुकूमतमान है, उनको ओबियसली मुबारकबाद भी देते हैं क्योंकि उनका इलाका है। हुकूमती इक़दाम कितने हैं वो तो खैर कोई मैं खास क्रेडिट नहीं दूंगा, लेकिन थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया। सिर्फ इसलिए आपको मुबारकबाद कि आपका इलाका है, यू डिजर्व दिस मुबारक। लेकिन एज फार एज द इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न, मुझे लगता है बहुत इंप्रूवमेंट चाहिए, बहुत काम चाहिए कि इसको मजीद दुनिया में वर्ल्ड रेडार के ऊपर लेकर आएँ। आपकी क्या फील है गवर्नमेंट की इस लिस्ट के ऊपर? और दूसरा ये कि इसको लेकर मजीद कितना काम आप करने जा रहे हैं इसको मजीद दुनिया के सामने लाने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया, चैनल का भी शुक्रिया। बारह आप जी भी को उजागर करते हैं। और गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त 7000 से ज़ायद जो
बुलंदी पर चोटियाँ हैं वो उनकी तादाद 50 है। ठीक। 50 ऐसी चोटियाँ हैं जिनकी बुलंदी जो है 7000 से ज़्यादा है। वाओ। और इनमें 8 चोटियाँ ऐसी हैं जिनके 8000 जायद है, जिनमें केटू है, नांगा पर्वत है, मशबरूम, गशबरूम 1, 2, ये 8 चोटियाँ। ये गिलगित बल्तिस्तान के जो पहाड़ी सिलसिले हैं, दुनिया के बुलंद 3 पहाड़ी सिलसिले हैं जो वहाँ पाए जाते हैं। कराक्रम है, हिमालय है, हिंदुकुश है। और ये भी एक ख़ास बात है, वहाँ पे ये तीनों पहाड़ी सिलसिले जाके एक जगह पे मिलते हैं। वहाँ के जियो स्ट्रेटजिकल डेप्थ तो अपनी जगह पे है, लेकिन वहाँ के जो लैंडस्केप है पहाड़ी सिलसिले एडवेंचर के लिए और कोह पैमाई के लिए दुनिया को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो CNN ने एक रिपोर्ट शाया की जिसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान का नाम है, ये बहुत खुशाइन भी है और एक चैलेंज भी है। खुशाइन इसलिए है कि पहली दफ़ा नहीं है ये कि गिलगित बल्तिस्तान इस तरह इंटरनेशनल इदारे में छपा। गिलगित बल्तिस्तान की इस टूरिज़म के हवाले से, इन पहाड़ों के हवाले से सबसे पहले जो नांगा पर्वत को वो कंकर किया था वो भी कोई फॉरेन को पैमा था। तो फॉरेनर्स का बहुत ताल्लुक है गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से। तो CNN की रिपोर्ट के अंदर जो 25 मकामात टूरिस्ट डेस्टिनेशन दुनिया के उन्होंने इंडिकेट किया, उनमें गिलगित बल्तिस्तान जो मौजूद है वो खुशाइन है पूरे मुल्क के लिए। पाकिस्तान में जिस मकाम का इंतखाब हुआ है, तो हम ये कहते हैं कि गिलगित क्या कर रहे हैं, आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं इस रिपोर्ट के CNN में आने के बाद? आप क्या हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि इस रिपोर्ट के आने के बाद एक तो डोमेस्टिक टूरिज्म वहाँ पे है, 10 लाख टूरिस्ट डोमेस्टिक इस साल आए थे। तो इससे जो फॉरेनर हैं दुनिया से लोग आएंगे और दुनिया से लोग गिलगित बल्तिस्तान आएंगे। तो इसलिए आपने पहली बात की कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर का वहाँ पे आप गिलगित बल्तिस्तान को आप क्रेडिट नहीं देंगे। गिलगित बल्तिस्तान आपको भी पता है डिजास्टरियस इलाका है और पहाड़ी इलाका है और 72,000 स्क्वायर माइल का इलाका है, फैला हुआ इलाका है। उसके अंदर बारिश आती है, जल्जले आते हैं, सैलाब आते हैं, तो वो पहाड़ कट के नीचे आता है और वहाँ पे सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा एक चैलेंज है। और हमारी हुकूमत की ये कोशिश है कि दुनिया भर से इस रिपोर्ट के बाद भी अगर इंटरनेशनल टूरिस्ट वहाँ पे आता है, क्लाइंबर आता है, कोह पैमा आता है या ट्रैकिंग करने लोग आते हैं, उनके लिए पहले से बेहतर इंतजाम करने पड़ेंगे। लेकिन क्या आपकी हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं है? दो कि छोटा जारी बात है, सूबा है, वसाइल कम है, इतने वसाइल नहीं है कि आप इंटरनेशनली कोई सिम्पोजियम्स करें, कोई सेमिनार्स करें, कोई एग्जिबिशंस होती हैं ट्रैवल, वहाँ पे जाके अपना कोई गिलगित का स्टॉल हो, लोगों को पता हो कि यहाँ पे क्या है, जैसे लोग प्रेजेंट करते हैं दुनिया भर के अंदर। या जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि आप अगर मलेशियन एयरलाइन में ट्रैवल करें तो उनकी लैंडस्केप्स चलती हैं अंदर, या थाईलैंड के अंदर, जितने भी मुल्क अपना टूरिज्म बेचते हैं, ऐसा कुछ हमें PIA में ऐसा नज़र नहीं आता। अगर आता भी है तो स्क्रीन ऐसी होती है कि उस पर कुछ दिखता नहीं। तो कोई ऐसा प्लान नहीं है आपका कि मजीद इसको दुनिया के सामने लेकर आएँ कि हमारे पास कितना बड़ा? बिल्कुल आपकी बात सही है। यहाँ पे 2 इश्यूज हैं और ये जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि उसमें जाते हैं हम, जर्मनी हर साल गिलगित बल्तिस्तान का स्टॉल लगता है, इंटरनेशनली गिलगित बल्तिस्तान टूरिज्म डिपार्टमेंट जाता है, इसको उजागर करता है, दुनिया को बताता है। ये दुनिया से पोशीदा नहीं है, लेकिन यहाँ पे चैलेंज 2 है। यहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज अपनी जगह पे, सड़कें बनी है, शायरा बल्तिस्तान भी बना है, कैकेज भी इम्प्रूव हुई है, लेकिन डिजास्टर आते हैं तो एक सस्टेनेबल एक मेंटेनेंस का इशू है। दूसरा फ्लाइट्स का गिलगित बल्तिस्तान में बहुत बड़ा इशू। हमने 12 वफाकी हुकूमत को कहा कि सिकरदू के बाद गिलगित को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए। जब तक गिलगित के अंदर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनाए जाएंगे, इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं होंगे, गिलगित बल्तिस्तान में जो ख्वाब हम देख रहे हैं CNN की रिपोर्ट के बाद भी, वो किसी हद तक ताबीर होते हुए नजर नहीं। लोग जब रीच आउट ही नहीं कर सकते। बिल्कुल, हम ये समझते हैं कि हुकूमत जो सूबाई हुकूमत अपने वसाइल पर रहते हुए कोशिश तो करेगी, लेकिन हम चूंकि गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा प्रोविंस है इंतजामी तौर पर जो दीगर सूबों से मुख्तलिफ है, हम NFC में नहीं है, हमारी फिजिकल ऑटोनॉमी नहीं है, हम ग्रांट पे चल रहे हैं। जब वफाक से ग्रांट आएगी तो गिलगित बल्तिस्तान की सांसें चलती हैं। और ये वफाकी हुकूमत को भी इसके बाद इससे रियलाइज करना चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान कितना इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनली। आपने वहाँ पे जो व्हीकल्स जाती हैं उस पर कोई टैक्स इम्पोज किया गवर्नमेंट ने? खबर मेरी नजर से गुजरी थी। बिल्कुल, जरा मुझे बताइए। टैक्स इम्पोज नहीं किया, इसको थोड़ा सा इस तरह हमने कोई फीसें लगाई। अच्छा, हाँ, टैक्सेशन वहाँ पे नहीं है, टैक्स लगाई नहीं, फीसें लगाई। आप बाहर से गाड़ियाँ आएंगी तो उन पर 2,000-3,000 की फीस लगाई है। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे हजारों गाड़ियाँ आती हैं। गिलगित बल्तिस्तान की आबादी 20 लाख है, तो 15-20 लाख टूरिस्ट आएगा तो उस आबादी से भी बढ़ जाता है उसको हुजूम। फिर वहाँ की सफाई सुथराई, सॉलिड वेस्ट को मेंटेन करने के लिए फीसें लगाना नागुज़ीर था, तो हमने छोटी सी फीस लगाई है। वो जो ये कहाँ पे लगेगी एक्चुअली, कहाँ से? ये जब आप गिलगित बल्तिस्तान का जो गेटवे है देमर के इलाके में, 0 पॉइंट को आप बाबूसर से या केकेज से आप इंटर होंगे गिलगित बल्तिस्तान की हदूद में, देमर के चलास के इलाके में, तो वहाँ से कुछ फीसें हर गाड़ी पे 2,000-3,000 के हिसाब से लगाई गई हैं। वो फीसें उनसे वसूल की जाएगी। डिपार्टमेंट वो फीस इस हद तक है कि उस टूरिस्ट को भी रियलाइज हो जाए कि हम वहाँ पे आए हैं, और इसलिए है कि वहाँ की सफाई सुथराई और उस माहौल को मेंटेन करने के लिए कुछ फीसें लगाई गई। तो सरकारी अफसरान से भी लीजिएगा। हाँ, अफसरान से निकल जाते हैं कार्ड दिखा के। नहीं, या यूं करके नहीं लीजिएगा उनसे, यूं भी करते हैं। हाँ, ये लाजमी है। अच्छा, प्लान आपका क्या? आपने कहा सिर्फ ग्रांट के ऊपर चल रहे होते हैं ना, अब इस तरह से CNN की रिपोर्ट के अंदर आना,
और भी दुनिया की बहुत सारे इस तरह के टूरिस्ट स्पॉट्स हैं या शहर हैं जहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या लैंडस्केप है वो बड़ा ख़तरनाक किस्म का है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वो क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या अगेन वसाइल की कमी है जिसकी वजह से हम यहाँ पर एक सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ला सके अभी तक? नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो लाया है, इसमें बड़ी बड़ी सड़कें देखो, 60-70 अरब की सिकरदू शायरा सिकरदू बनी, अभी टेंडर हुआ है अस्तोर का, शायरा का अभी टेंडर हुआ है, बहुत बड़ी लागत की है। फिर आप शायरा गिजर इस वक्त बन रहा है, वो आगे शंदूर तक, ये भी अरबों का प्रोजेक्ट है और इस वक्त आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। कैकेज की मेंटेनेंस हो चुकी है, लेकिन है क्या 6 महीने में ये इलाका कट रहता है, बर्फबारी होती है, स्टक होते हैं लोग, ऊपर से बारिशें आती है, सैलाब आते हैं, फिर मेंटेन करना है, 4 महीने आपने मेंटेनेंस पे लगाना, वो तो हम कर रहे हैं, सूबाई गवर्नमेंट जितना मुमकिन हो वहाँ पर कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा इशू इस वक्त है गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी का है, बिजली का है, और बिजली गिलगित बल्तिस्तान की अपनी नदी नारों और पानियों के ऊपर है, वापडा से है नहीं, तो पानी का ताल्लुक बिजली से, सर्दियों में पानी बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो बिजली की सप्लाई जो 10 मेगावाट का भी प्रोजेक्ट है वो 2 मेगावाट भी सप्लाई बड़ी मुश्किल से दे पाता है। इसलिए वहाँ पर टूरिज्म के 3 बड़े अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन एक तो समर है, एक विंटर है, एक क्लाइंबिंग की है। इन सब चैलेंजेस के बावजूद आपके बिल्कुल पड़ोस में चीन है और उसका भी वही पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे ऐसी शिकायत उस तरह दो कि वो इतना हाईलाइटेड नहीं है, थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड एरिया। वो तो मैंने यही कहा कि हम एक वफाकी हुकूमत चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान में इस हवाले से, खास टूरिज्म के हवाले से ग्रांट में इजाफा करें, वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने में हमारी ताउन करें। ये पैगाम आपके प्लेटफॉर्म से नहीं जरूर होना चाहिए। क्विकली कोई ऐसा मंसूबा और जिस पे हुकूमत काम कर रही हो जिससे आवाम को, टूरिस्ट को फायदा हो? फिलहाल तो टूरिस्ट परेशान हो गया, 2000 और एक्स्ट्रा लग गए उन पे। नहीं, ये तो फीस है 2000 तक, वो सिगरेट पीते हुए 2000 रुपए जाते हैं सिगरेट में, एक दिन की सिगरेट में किसी टूरिस्ट नहीं, वो आवाम को हुकूमत को देते हुए तकलीफ होती है ना, वैसे खुद जितना पी लें, जो टैक्स कोई नहीं है, ये फीसें हैं और फीसेस लगाई गई हैं और फीसेस लगाना भी चाहिए मेरे ख्याल में। देखो खुद निसारी की तरफ बढ़ने के लिए, सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए वहाँ पे छोटी सी फीस लगाई। वैसे तर्जुमान है ना, लेटर नोट, अगर किसी को मशवरा देना हो कि यार फलां जगह पे जाएं, फलां होटल पे जाएं, कोई ऐसी जगह है जो आपकी पसंदीदा है? गिलगित बल्तिस्तान की हर जगह पसंदीदा है। कोई एक होता है ना पॉइंट अपना कि यार मैं फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ वहाँ जाना पसंद करता हूँ। नहीं, गिलगित बल्तिस्तान के हर जगह भी देखो, वहाँ पे होटल, बड़े होटल भी बने हैं, 3 स्टार भी बने हैं, मुख्तलिफ, मैं नाम लेना नहीं चाहता इस प्लेटफॉर्म पे, बड़े होटल भी बने। आप देखें अस्तोर की खूबसूरती, हमजा की, गिजर की, वो दिखा रहे हैं फंडर की। अच्छा, आप दियामर के इलाके में सतील देखें, हिडन वैलीज हैं दियामर के, बाबूसर को देखें, आप फेरी मेडोज, और आप नंगा पर्वत के दामन में आप जाके देखेंगे तो आपको होटल की फील ही नहीं होगा। आप नंगा पर्वत के दामन में जाते हैं या फेरी बोट के ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा चैलेंजिंग तो इन प्लेसेस पे होना ही चाहिए। इंसान जाते हैं एडवेंचर के लिए। इन्होंने फंडर वैली का जिक्र किया, दैट इज माय मोस्ट फेवरेट। अगर आपने नहीं देखी, गूगल करें, फंडर वैली देखें और आप बल्तिस्तान है, जगह है ही नहीं। बल्तिस्तान, सिकरदू, शिगर, आगे घांचे हैं, एक से बढ़कर एक है। हर मकाम जो है ना दुनिया के खूबसूरत तरीन मकामात से एक हम कह सकते हैं गिलगित बल्तिस्तान। ये मनाजिर देखे ना, जो हमने ये मनाजिर भी हम दिखा रहे हैं। थैंक यू सो मच फैजुल्लाह साहब, आपने वक्त दिया एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस। आपका इलाका जो है ना वो CNN ने कहा है कि 25 अहम मकामात में से है जहाँ पर आपको जाना चाहिए। तो भाई अगर आप भी कुछ प्लान कर रहे हैं छुट्टी पर जाने का तो गिलगित बल्तिस्तान जा सकते हैं, इससे पहले कि वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में सयाह जो है ना वो आजकल तो वैसे बर्फ होगी, मुझे लगता है बर्फ होगी। तो आज का देखिए ना विंटर टूरिज्म भी तो है ना, और फैजुल्लाह साहब कह रहे हैं कि बड़े इंतजाम किए हुए हैं तो जाके देखना भी चाहिए हमें कि किस तरह के महफूज रहें, अपनी पहले फोरकास्ट देख लें और फिर ट्रैवल करें। जारी बात है, ये बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन हमें बहुत खुशी है कि हमारा एक इलाका दुनिया भर के सामने आ रहा है और मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे खूबसूरत इलाका है, अगर मैं कहूँ, इसमें कोई शक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब हम कराची की थोड़ी सी बात करें। कराची की बात करते हैं। कराची के तलबा जो है ना वो थोड़े से ज़रा परेशान नजर आ रहे हैं। एक अहम इशू वहाँ पर चल रहा है और वो ये है कि इंटर बोर्ड कराची के नताइज पर स्टूडेंट्स, वालिदैन और सियासी जमातें जो हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात अब भी बरकरार हैं। हुआ क्या है वहाँ पे, तलबा जो हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके जो रिजल्ट्स आए ना वो ठीक से नहीं आए हैं। उसमें 60 to 70% तलबा जो है ना इंटर में वो कह रहे हैं उनको फेल कर दिया गया है। अच्छा, ये ठीक नहीं। इस पर इन तहफ़्फ़ुज़ात पर इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी गई, लेकिन इसके बावजूद बहुत कम तलबा की जानिब से स्क्रूटनी फॉर्म्स जमा कराए गए। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, इंटरमीडिएट साल अव्वल का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसका जो प्री मेडिकल ग्रुप है इसमें 66%, 66% और प्री इंजीनियरिंग 74% तलबा ऐसे हैं जो कि फेल हो गए थे। 66 और 74% इज अ ह्यूज नंबर। इसी तरह साइंस जनरल ग्रुप की अगर बात करें या आर्ट्स की बात करें तो इसके नताइज भी बड़े परेशान कुन रहे और इससे जो तलबा का प्रोफेशनल तालीमी इदारों तक उनकी रसाई है, सारी बात है वो मेरिट पे क्वालिफाई नहीं करेंगे तो बड़ा ही मुश्किल है। क्या रहे हैं जरा सुन लेते हैं पहले। सुनाइए। मैट्रिक में मेरी 86 थी और अभी फर्स्ट ईयर में 53 आई और 2 पेपर की सप्ली दे दी है। आपकी कितनी और थी? मेरी मैट्रिक में 85 थी और अभी जो है मेरी 57 आई है। इतने गिरा दिया इन्होंने। आपकी कितनी थी? मैट्रिक में मेरी 77 थी और अभी मेरी 56 है। मेरी 83% एज थी और अभी इन्होंने 48 दी और 1 पेपर में सप्ली। मैट्रिक मेरी 82 थी और फर्स्ट टाइम इन्होंने 40 करी है 2 सप्ली के साथ।
मैट्रिक में मेरी 89 थी और अभी 59 कर दी। मैट्रिक में मेरी 82.83 थी और फर्स्ट ईयर के अंदर मेरी 12 करी है ये और 4 पेपर में सप्ली है। मैट्रिक में मेरा एक रेट था 87% के साथ। फर्स्ट ईयर में सर इन्होंने एक सप्ली भी दे दी और परसेंटेज भी इन्होंने काफ़ी डिक्रीज कर दी 54% के साथ। मेरा मैट्रिक में हाउ अनफॉर्चुनेट। अगर अब मुझे नहीं पता इन दोनों में से सही कौन सा है, लेकिन ये अच्छे खासे पढ़ने वाले बच्चे लग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी एक में मेरी 74 या 80% थी और अब मेरी 4 सप्लियां हैं। इट डजंट सीम्स पॉसिबल। ये बहुत ही अजीब बात है और मैं तो पहली बार ऐसे सुन रहा हूँ। कैसे भी हो सकता है किसी के साथ। एग्जैक्टली। सो देयर इज सम सीरियस प्रॉब्लम। सीरियस प्रॉब्लम्स में से एक ये भी कहा जा रहा है कि इम्तहानात के दौरान ये 3 मरतबा चेयरमैन के ओहदे पर तब्दीलियां हुई हैं, जबकि गुज़श्ता दिनों एक मरतबा फिर से इंटर बोर्ड के जो चेयरमैन है उनको ओहदे से हटा दिया गया और मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन को इंटर बोर्ड का चार्ज बना दिया गया। अब एक कमेटी भी कायम हुआ है, तहफ़्फ़ुज़ात करने वाले तलबा जो हैं उनको बोर्ड से रुजू करने का मशवरा दिया गया। अब इसमें सियासी जमातें जो है ना वो भी अपना टेक रख रही हैं। फारूक सत्तार साहब क्या कहते हैं, जरा वो सुनते हैं। शहरी सिंध के तलबा तालबात नौजवानों का भी बेड़ा गर्क किया और दही सिंध के तलबा तालबात नौजवानों और मेरे बेटे बेटियों को उनके भी हाथ कुछ नहीं आया। कराची के जो इम्तिहानी बोर्ड हैं उन्हें और उनके ज़रिए से हमारे तालीमी मयार और तालीमी निज़ाम को तबाह और बर्बाद करने का हतमी फैसला कर लिया। और गुज़िश्ता चंद सालों से जो मैट्रिक बोर्ड के नताइज हों या इंटरमीडिएट बोर्ड साल अव्वल या साल दोयम के, तो आप देखें वहाँ पर जिस तरह कराची के तालिब इल्मों के साथ जुल्म और बर्बरियत का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू किया गया, एक नाइंसाफ़ी और उनके मुस्तक़बिल को जिस तरह तारीक किया जा रहा है। अब कराची के तालीमी बोर्ड्स के ज़रिए से उनके ऊपर आला तालीम के हुसूल के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। मयार तालीम और निज़ाम तालीम का बेड़ा। फारूक भाई क्या कह रहे थे, आपने सुना। बड़ी जमात की नुमाइंदगी करते हैं कराची की। इस वक्त तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद है हमारे साथ और उसके अलावा चेयरमैन ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन काशिफ मिर्ज़ा भी ज्वाइन कर रहे हैं। इन दोनों साहिबान से, दोनों शख्सियात से हम बात करेंगे। सादिया, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड काशिफ साहब आपका भी शुक्रिया। सबसे पहले आई आस्क यू सादिया, ये क्या प्रॉब्लम है आपकी, क्या टेक है, क्या इन्वेस्टिगेशन है? ये तो बहुत बड़ा मसला लग रहा है बच्चों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच इमरान, आपने इम्पॉर्टेंट इशू रेस किया है। डेफिनेटली ये इम्पॉर्टेंट इशू है। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए उसका निज़ाम तालीम, जाहिर सी बात है वो फ्यूचर उस पर डिपेंड कर रहा होता है। पहली बात तो ये कि बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटी जो है वो सिंध में एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है और वो मतलब ठीक है, सीएम साहब उस मिनिस्ट्री के इंचार्ज हैं इस वक्त और वो खुद इस मामले को देख रहे हैं। आपने देखा कि उन्होंने फौरी तौर पर जब उनको इत्तला दी गई कि इस तरह का मामला है तो उन्होंने चेयरमैन को जो है वो सस्पेंड किया, इंक्वायरी कमेटी बनाई। पेरेंट्स को जो इंक्वायरी कमेटी जाहिर सी बात है अंडर द हेड ऑफ मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन के बनाई गई, उनको बच्चों को ये कहा कि अपने पेरेंट्स के साथ आएं और स्क्रूटनी के लिए अपना जो है वो रोल नंबर और एडमिट कार्ड प्रोवाइड करें जो लोग इंटरेस्टेड हैं। अच्छा, अब इस बात पे मतलब मैं पहले दिन से ही कह रही हूँ कि इस मामले को सियासी नहीं बनाना चाहिए हमें। ये तालीम का मामला है। बिल्कुल हो सकता है कि कहीं गलती कोताही हुई हो जिसको सही करें और हम सब मिलके करें। इस पे ये कि जी कराची के बच्चों के साथ ये हो गया, लड़काना के साथ ये हो गया, ये पॉइंट स्कोरिंग। लेकिन सादिया, अगर एक बोर्ड का प्रॉब्लम है और उसके चेयरमैन को सस्पेंड किया और नीचे मैट्रिक बोर्ड के जो चेयरमैन है उनको इजाफी इख्तियारात दे के उन्हीं की जेरे सरपरस्ती इंक्वायरी कराई जा रही है, तो वो कितनी फेयर हो सकती है? डोंट यू थिंक कि कोई इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए? नहीं, मेरा सवाल ये है कि आपको नहीं लगता कोई इंडिपेंडेंट बॉडी हो जिसके अंदर कुछ एक्सपर्ट्स मौजूद हों जो सिस्टम, तालीम की सिस्टम को समझते हो, एजुकेशन सिस्टम को समझते हो और वो इसको इन्वेस्टिगेट करें कि ये इतना बड़ा मसला हुआ क्यों है? हमें तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि किसी एक लिस्ट में नंबर डाले गए हैं और रिजल्ट पब्लिश कर दिए गए हैं, उनको देखा ही नहीं गया कि पेपर्स थे क्या, ऐसा लगता है। वैसे ही
मैं आपको ये भी बताती चलूं कि बोर्ड्स की इस्लाहात के लिए सीएम साहब ने जब ये इस मिनिस्ट्री में एक कमेटी तश्कील दी है जिसमें सरदार शाह साहब, बाकी कुछ टेक्निकल लोग और क्या नाम है डायरेक्टर कॉलेजेस एंड उसके अलावा सेक्रेटरी एजुकेशन जो हैं वो इसका पार्ट बना दिया गया है। ऊपर से भी इसको मॉनिटर किया जाएगा, इसकी इस्लाहात की जाएंगी। हम इस बात से वो नहीं है, लेकिन मैंने आपकी टीम के साथ शेयर किया कराची बोर्ड का कमोबेश रिजल्ट पिछले 4-5 साल से कुछ इसी तरह का है, अप एंड डाउन। किसी एक साल ज्यादा है और बाकी लेकिन साथ ही ट्रस्ट डेफिसिट भी तो नजर आ रहा है ना हमें कि टोटल 83,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स थे, लेकिन जो जमा करवाई गई हैं, स्क्रूटनी फॉर्म जमा करवाए गए हैं, वो सिर्फ 46 तलबा की जानिब से जमा करवाए गए हैं। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर कॉन्फिडेंस का भी मसला देती हूँ? जी नहीं, मैं तो आपको, देखिए मेरी बात सुने, अगर मैं पढ़ने वाली स्टूडेंट हूँ तो मुझे डर या खौफ नहीं होना चाहिए और मैं स्क्रूटनी के लिए फौरन दूसरे दिन सुबह पहुंच जाऊंगी कि जी मेरे पेपर निकालें और मेरी स्क्रूटनी मेरे सामने करें। अच्छा, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर देती हूँ। प्री इंजीनियरिंग के इस वक्त 16 स्क्रूटनी फॉर्म जमा हुए हैं, सॉरी प्री मेडिकल के 16 जमा हुए हैं, प्री इंजीनियरिंग के 25 जमा हुए हैं और साइंस जनरल ग्रुप के जो हैं वो 5 फॉर्म जमा हुए हैं। अच्छा, जो लोग ये कह रहे हैं कि जी बच्चे सरापा एहतजाज बने, एक प्रोटेस्ट हुआ है डीजी कॉलेजेस के दफ्तर के बाहर जिसमें लेकिन सादिया साहिबा, आप सिंध हुकूमत की तर्जुमान है। मज़ाक़ खेज बात तो ये भी है ना कि अगर आप इसको जस्टिफाई कर दें कि नहीं ये रिजल्ट ठीक है, तो ये भी सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पे इतना बड़ा सवालिया निशान है कि आपकी हुकूमत में 84% बच्चे फेल हो रहे हैं प्री इंजीनियरिंग में या साइंस में। आई मीन आप देखिए वो बच्चे जो मैट्रिक में ठीक थे वो इंटरमीडिएट में फेल हो रहे हैं। ये भी तो आपसे ही सवाल बनता है। मेरी बात सुने, मैंने ये कहा ही नहीं है कि जी ये सब कुछ जो कुछ हुआ है ये सही है। अगर ये सही होता तो इंक्वायरी क्यों ऑर्डर होती? क्यों हम कहते कि जी पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को ऑफर की है? ठीक है, इसमें इसकी 2 डायमेंशन है। अगर तो हम स्टूडेंट्स की बात ये कह के ठीक मान लेना कि उनके पेपर सही चेक नहीं हुए, तब भी आपका फ्लॉ है, आपकी हुकूमत की गलती है कि आपका सिस्टम ऑफ एजुकेशन इतना कोलैप्स कर गया हुआ है कि बच्चों को ये पेपर सही नहीं चेक हो रहे, रिजल्ट्स नहीं आ रहे। और अगर ये मान लें कि नहीं बच्चे गलत कह रहे हैं, तब भी आपके एजुकेशन सिस्टम पे सवालिया निशान है कि क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को। जब भी तो देखे ना, हमें भी लगा एक केयरटेकर टाइम पे कमेटी बनी थी जिसने कुछ फाइंडिंग्स दी थी कि पेपर्स एग्जाम से पहले किताबों की सप्लाई बहुत देर से हुई, इसलिए स्टूडेंट्स का वो जो है साल खराब हुआ। कुछ बच्चे पढ़ाई में अपना वो नहीं कर सके, तो इसीलिए ये इस्लाहती कमेटी बना दी, इसीलिए गई कि हमें भी लगता है कि कहीं ना कहीं फ्लॉज है और फ्लॉजेस दूर होने चाहिए, शिकायतें दूर होनी चाहिए। ना बच्चों को शिकायत होनी चाहिए, ना टीचर्स को शिकायत होनी चाहिए। वो जो फ्लॉज है वो खत्म होना चाहिए। जो बीच अब ये हमें बता दीजिए कि इस कमेटी की फाइंडिंग्स कब तक आएंगी? कोई टाइमलाइन दिया आपने इनको कि इस वक्त के अंदर हमें बताइए कि क्या मसाइल हैं? जी, अच्छा, और दूसरी बात ये कि ये फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है जिससे इससे कोई एडमिशन नहीं हो रहे, जिससे कोई वो नहीं है। सेकंड ईयर का जो है वो रिजल्ट बिल्कुल मैटर करता है, लेकिन बिल्कुल हम किसी का साल खराब नहीं होने देंगे। जल्द अज जल्द इस मामले को निपटाया जाएगा, लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। कौन महाजिर, कौन सिंधी, कौन पठान, कौन मनोज, कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। हम तो बच्चों को देख रहे हैं की बात कर रहे हैं। वो बच्चे हमारे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, हुकूमत के भी बच्चे हैं, वो सब बच्चे हम सबके लिए बराबर हैं। मैं सिर्फ यही रख रहा हूँ कि अगर वो मेरा बच्चा हो या आपका बच्चा हो और उसके साथ ये हो तो हम क्या फील करेंगे? बहुत बुरा फील और सवाल ये भी है ना कि ये मसले कराची के अंदर स्पेशली अगर हम बात करें तालीम के, ये वाले मसले मसाइल जो हैं कोई नए नहीं हैं। हम अक्सर वो नकल की सारी खबरें वगैरह भी पढ़ते रहते हैं, तो इसके ऊपर डेफिनेटली काम होने की ज़रूरत है। आपको नहीं लगता सादिया कि इस तरह की चीज़ों पर पहले से काम होना चाहिए था? कराची में जो स्टूडेंट्स हैं जो तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं उनके लिए काम होना चाहिए था ताकि मयारी तालीम मिल सके उनको।
नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बात यह है कि जिस जमात ने सबसे ज़्यादा शोर मचाया, हमें याद है कि उन्होंने कितनी तालीम में तबाही की है। ना मैं भूली हूँ, ना मेरा ख्याल से पाकिस्तान के लोग भूले कि तालीमी सेंटर्स बिकते थे किस तरह से। देखिए, जो एक दिन में चीज़ें नहीं सही हो सकती। सादिया साहिबा, अभी आपने कहा कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए और आपने जवाब ही इस तरह से शुरू किया है मेरे सवाल का कि एक सियासी जमात ये किया करती थी। सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सियासत तो हो रही है। तमाम सियासी जमातें इस मामले में इस तरह जंप इन कर गई जो के जैसे पता नहीं क्या हुआ। सादिया, हम उम्मीद ये करते हैं आपके प्रोग्राम ठीक, हम उम्मीद ये करते हैं कि जो आपकी कमेटी है असल में जी प्लीज कहिए, मुकम्मल कीजिए प्लीज कहिए। मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को, चाहे वो MQM है, चाहे वो जमात इस्लामी है, एजुकेशनल रिफॉर्म्स में अगर उनके पास जो भी तजावीज हैं वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। क्यों इस तरह टीवी पे बयान देने से इनिशिएटिव लेना चाहिए ना सिंध गवर्नमेंट को, इस सिलसिले में खास तौर पर इनिशिएटिव लेना चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान के फ्यूचर का मामला है। ठीक है, जो देखें सरदार शाह साहब ने फ्लोर पे खड़े होकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑफर की है कि एजुकेशन सिस्टम को ठीक है। सादिया, आपका पॉइंट आ गया। थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, तर्जुमान सिंध हुकूमत। अब हमारे साथ चेयरमैन ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन काशिफ मिर्जा साहब मौजूद हैं। ये सारी गुफ्तगू वो हमारी सुन रहे थे। काशिफ साहब, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपका टेक में जानना चाहूँगी, इस वक्त जो इंटर बोर्ड के इम्तहानात आए हैं और 65 to 70% तलबा जो हैं वो फेल हो गए हैं, आप क्या समझते हैं, किस तरह से देख रहे हैं सारी सिचुएशन को? देखिए, ये बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है और लम्हा फिक्रिया कि अगर दोनों ही बातें जो आपने भी जिसको बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया है कि अगर तो ये मैल प्रैक्टिस थी या करप्शन का एलिमेंट था, तब भी जो है सिंध गवर्नमेंट ही इसकी जिम्मेदार है। और अगर ये जो थी फेलियर ऑफ द स्टूडेंट्स था, बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई और वो बच्चे इतनी बड़ी तादाद में फेल हुए, तो उस सूरत में भी सिंध गवर्नमेंट जो है या एजुकेशन की जो मिनिस्ट्री है वो इसकी जिम्मेदार है। पूरे पाकिस्तान में बहुत सी बोर्ड्स काम कर रहे हैं और ये वाहद कराची है जिसके अंदर दो अलग अलग बोर्ड, मैट्रिक का अलग किया गया और इंटरमीडिएट का अलग किया गया है। और एक बुनियादी जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है वो इसी वजह से, दो डिफरेंट बोर्ड्स की वजह से हुआ है। वो बच्चा जो मैट्रिक बोर्ड से अच्छी पोजीशन में अच्छे रिजल्ट्स लेकर आता है, वो इंटरमीडिएट के बोर्ड के अंदर क्यों फेलियर उसका साबित हो रहा है, इसको बीनीथ द लाइन देखना बहुत ज़रूरी है। वो इसी वजह से कि इसके बाद आगे क्या होता है, इसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में आपके एडमिशन होने हैं। ऐसा क्या एलिमेंट है जिसका अभी आपकी इस डिस्कशन में जो मिस सादिया थी उन्होंने एक पॉइंट आउट खुद से ये बात एडमिट की है कि माजी में भी जो सेंटर बिकते रहे हैं और करप्शन होती रही है। तो यही तो वो अलमिया है। काशिफ, एक बात ये भी बताइए कि इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड हैं या जो बच्चे मैट्रिक के इम्तहानात में बड़े अच्छे नंबर लेकर आए हैं, उन्होंने अपनी ओके की रिपोर्ट देने के लिए, बच्चों को खुश करने के लिए और ये कहने के लिए कि रिजल्ट्स बड़े अच्छे रहे हैं, उन्होंने रिजल्ट्स खराब दिए हों, यानी कि अच्छे रिजल्ट्स की सूरत में, और अब हकीकी रिजल्ट जब बच्चों के आए तो बच्चों को शौक लग गया है कि हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते। कहीं ऐसा तो नहीं है? बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ, ये भी मुमकिन है और इसीलिए तो ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन है, हमने तो जुडिशल कमीशन की तश्कील की बात की है। चीफ मिनिस्टर से हमने अगर ये जिस तरह कमेटी बना के वही लोग तो सब उसमें शामिल होंगे, तो वो तो कभी भी ना वो फाइंड आउट होगा और ना ही उसके लिए कोई इकदाम होंगे। इसको पहली तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको अगर आप रूट कॉज को जानना चाहते हैं कि वो मैट्रिक बोर्ड का इशू था या इंटर बोर्ड का इशू था, उसके लिए नंबर 1 जुडिशल कमीशन कायम किया जाए, सेकेंड 1 इसमें स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने इसको फाइंड आउट कर भी लिया है तो मैं भी इस हवाले से कहूंगा कि इसको पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि आज तक कराची स्पेशली इसके अंदर गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट या MQM की गवर्नमेंट, दोनों ही गवर्नमेंट्स रही हैं, लिहाजा इनको इस चीज से बाहर निकल के स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए। इन्हें इसमें ओवरऑल सिस्टम को करने की जरूरत है। पूरी दुनिया में असेसमेंट के निज़ाम मौजूद है। यही बच्चों का आप स्ट्रेस का जो सिस्टम है ना, नंबर गेम का, इससे हमें बाहर निकलना है। आज दुनिया स्किल डेवलपमेंट की बात कर रही है, हमारे बच्चों में कितनी कॉम्पिटेंसी ऐसी है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं काशिफ साहब, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं उसके लिए वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। अभी तो हमारा जो एक नॉर्मल सिस्टम है ना, उसी को नहीं चला पा रहे हैं। सिंध में जो तालीम है उसके मयार के बारे में सिर्फ इस एक इंसिडेंट की बात नहीं मैं कर रही, ओवरऑल जो पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं, मयारी तालीम आपको लगता है कि मिल रही है? और अगर नहीं मिल रही तो आपको लगता है कि इधर काम हुआ है?
मैं मासूस के साथ इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, ख़ास तौर पे सिंध और स्पेशली जो कराची है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक शहर है और ऑब्वियसली पूरी दुनिया में हमारी एक पहचान कराची की वजह से है। तो होना तो ये चाहिए कि इसके अंदर का जो आपका एजुकेशन सिस्टम है ये एक बहुत एग्जाम्पलरी होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त तो पूरी दुनिया क्या पाकिस्तान के अंदर भी जो बच्चे पास आउट होके ख़ास तौर पे जो इस एरिया से आ रहे हैं उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक जो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और उसकी वजह ये खुद कह रहे हैं और माजी में हमने ये देखा और अब भी ये जो इशू है, जो सेंटर का जो इश्यूज हैं, जो करप्शन के इश्यूज हैं और जिस तरह वो बच्चे पास होकर जब बाहर आते हैं और आगे यूनिवर्सिटीज में उन्होंने जब एडमिशन लेना है वहाँ एक और बहुत बड़ी एक तरह की आप ये समझ लें एक बहुत बड़ी मार्केट होती है जो ये बच्चा किस तरह से पास आउट हुआ, आगे किस तरह उसने एंट्री टेस्ट पास करना है। तो मैट्रिक, इंटर और एंट्री टेस्ट ये बहुत बड़ा है, बहुत स्ट्रक्चर। और जिस तरह तर्जुमान साहिबा ने बीच में वो भी बात की, उन्होंने सबसे पहले खुद को मुबर्रा किया कि जी ये डिपेंडेंट बोर्ड्स हैं, देन ये कहा कि फर्स्ट ईयर है तो इतना फर्क नहीं पड़ता। अफसोसनाक है, सबसे पहले तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हमारी गलती है, हम इसको ठीक करेंगे। उस गलती मानेंगे नहीं तो ठीक कैसे होगी। काश साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके वक्त का शुक्रिया, आपने अपना मौक़िफ़ हमारे सामने और हमें इससे रहनुमाई भी मिली ऑब्वियसली बिकॉज रिप्रेजेंट पाकिस्तान के प्राइवेट स्कूल्स को। जो सूरत हाल है वो बिल्कुल मखदूश है एंड आई बिलीव कि ये किसी भी कानूनी और आईनी मसले से बड़ा मसला है। अगर अदालत खुद से भी टेकअप करे इस मसले को, खुद से भी देखे कि ये क्यों हो रहा है, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई गलती नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारे बच्चों के फ्यूचर का मसला है और हमें उनकी आवाज़ बननी है, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये किसी सियासी जमात का मसला नहीं है, बच्चों के फ्यूचर का प्रॉब्लम है। हम इस पर बात करते रहेंगे। इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएँ, वी टॉक अबाउट डिफरेंट सेलिब्रिटीज़। वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट सेलिब्रिटी टू टॉक अबाउट। कुछ दिन पहले हमारी उनसे मुलाकात भी हुई थी एट हम BCW। हम बात करें नन अदर देन महविश हयात की, जो कि आज अपनी 36वीं सालगिरह, आई एम सॉरी आई हैव रिवील्ड हर एज, लेकिन वो गूगल पे लिखी हुई है तो इसलिए मैं हैप्पी बर्थडे महविश। ड्रामों और फिल्मों में अदाकारी के जौहर आपने देखे हैं इनके। 2019 में इनको सदारती तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया था। ये हॉलीवुड में भी काम कर चुकी हैं, पाकिस्तान की माया नाज एक्ट्रेस हैं और अब इन्होंने ये भी ऐलान किया था कि वो दोबारा से ड्रामा इंडस्ट्री में भी वापस आ रही हैं। बहुत सारे भारतीय फनकारों के साथ आजकल गड़मड़ हुई भी नजर आती है। हमसे हमारी गुफ्तगू हुई थी, बात हुई थी महविश से हम BCW। क्या बात हुई थी, जरा क्लिप्स आपको दिखाते हैं। दी जट महकमा गर्ल, आजकल तो इनकी इस वीडियो के बड़े चर्चे हैं। वैसे इनका काम ढका छुपा नहीं है। पाकिस्तान की सभी सुपरहिट मूवीज के अंदर अगर कोई हीरोइन हमें नजर आती हैं वो महविश हैं और सिविल अवार्ड्स लेती नजर आती है तो महविश है और आज BCW पे भी नजर आती हैं, शो को चलाती तो महविश है। हाउ आर यू? So glad to have you. Who are you wearing today? By the way, looking very nice, man. Thank you. Hafsa Imran Khan, and her collection's name is Nazmi. So yeah. सबसे अच्छा आपको इनकी कलेक्शन में क्या लगा है? I love the use of color because fuchsia pink is a bit tricky, but the way they've done it and all the rest of the collection, it's really beautiful. Like, you know. महविश हयात से हमारी गुफ्तगू हुई थी BCW 2024। वंस अगेन महविश, हैप्पी बर्थडे। इसी तरह से अच्छा काम करते रहिए और एंटरटेन करते रहिए हमारे जो देखने वाले हैं नाज़रीन उनको। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का चर्चा है तो वो यूट्यूब का है या यूट्यूबर्स का है। सिर्फ अब ये तफरीह का जरिया नहीं है, बहुत सारे लोग एज यू नो इस प्लेटफॉर्म के जरिए दे आर मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ इट, इनफैक्ट द मोस्ट मनी आउट ऑफ इट। बाकायदा प्रोफेशन बन चुका है, प्रोफेशन बन चुका है और लोग इतने तो सेलिब्रिटीज पैसे नहीं बनाते जितने यूट्यूबर्स बनाते हैं। इसमें तो अब कोई दो राय सेलिब्रिटीज को भी ना अब यूट्यूब क्रॉस कर चुके हैं। अब ये कैसे करते हैं, एक तो हमने इस पे बात करनी है, देन देयर आर सर्टेन सेगमेंट्स। अच्छा, हम जब इस पे थोड़ी सी रिसर्च कर रहे थे तो हमें ये पता चला कि भाई जो चैनल मोनेटाइज होते हैं यूट्यूब के, उनमें से लाजमी नहीं है कि हर चैनल बहुत अच्छी अर्निंग दे रहा है। अगर आपको बजाय वो चैनल मशहूर लग रहा है तो देयर आर सर्टेन कैटेगरीज जिन पे पैसे अच्छे मिलते हैं या जिनको यूट्यूब ज्यादा उनका जो एल्गोरिदम है ज्यादा सपोर्ट करता है और फिर इसी तरह ऑडियंस पे डिपेंड करता है। तो हमने कहा जरा इस पे बात करें, आपको और खुद को बताएं कि ये होता कैसे। और इसके लिए हमने एक एक्सपर्ट को बुलाया सो दैट हम भी रहनुमाई ले सकें और आपको भी एक रहनुमाई मिलेगा। अगर आप अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहे हैं तो कौन सी नीश पर बनाएं जो जल्दी भी चलेगा और ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं मारूफ यूट्यूबर और पॉडकास्टर हाफिज अहमद साहब। उनको आप देखते रहते हैं। थैंक यू सो मच हाफिज। हमसे तो ज़्यादा ही हाफिज साहब को लोग जानते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। हाफिज कैसे हैं आप, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू जी। सबसे पहले तो ये YouTube मोनेटाइजेशन के बुनियादी तकाज़ों के बारे में बता दीजिएगा कि क्या है। वैसे बहुत सारे लोग तो जानते होंगे लेकिन अगेन जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है उनको ज़रा बता दें कि क्या होना चाहिए YouTube को मोनेटाइज करना है तो।
अच्छा, क्राइटेरिया को बहुत टफ नहीं है। पहले था कि 1000 सब्सक्राइबर आपके होने चाहिए, 4000 घंटे पूरे होने चाहिए। अभी यूट्यूब ने उसको मजीद कम कर दिया। यूट्यूब कहता है कि आपके सिर्फ अगर 500 सब्सक्राइबर हैं और पिछले 1 साल में 3000 घंटे आपका वॉच टाइम होना चाहिए और लास्ट 90 डेज में कोई सी 3 वीडियोस होनी चाहिए। अच्छा, 3000 घंटे से ना इंसान सोचता है कि यार ये 3000 घंटे पता नहीं क्या होगा। अगर आपकी एक वीडियो जो कि तकरीबन 10-15 मिनट की हो और उस पर 60-70-80 हज़ार व्यूज़ आ जाए तो तकरीबन आपका वॉच टाइम पूरा हो जाता है। यानी ये 3000 घंटे उस तरह नहीं है कि 3000 घंटे तक आपकी कोई वीडियो देखेगा तो तब होगा। ये उनका एक टेक्निकल साइड है उसकी, जो कि कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो यूट्यूब भी ऐसा ऐसा चीज़ें आसान करता जा रहा है, क्योंकि यूट्यूब को खुद भी तो बहुत बड़ा बेनिफिट है ना। यूट्यूब जो हमें देता है उससे कहीं ज़्यादा यूट्यूब अपने पास पैसे रखता है। गूगल के पास बहुत सारे ज़ाहिर है जो भी हमारे पास ऐड चलते हैं उससे यूट्यूब को भी तो फ़ायदा होता है, गूगल को भी फ़ायदा होता है। इसलिए वो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चाह रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब मोनेटाइजेशन प्रोग्राम पे आएँ, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाएं। टेक्निकल पॉइंट्स पर आते हैं हम हाफिज कि कितने वक्त जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितने मिनट की वीडियो होनी चाहिए जिससे आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन पहले नीशेस की बात कर लेते हैं। आज अगर हम 2025 की बात करें, सबसे हम कहें सबसे टॉप पर नीश कौन सी है जो बहुत ज़्यादा देखी जाती है और जिसमें मोनेटाइजेशन बड़ी आसान हो जाती है और ज़्यादा डॉलर्स कमा सकते हैं आप? अच्छा, इसके अंदर ना कोई स्पेसिफिक नीश हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, कुछ नीशेस हैं, जिस तरह हम अब डेली व्लॉगिंग भी बहुत बड़ी नीश है, उसके अंदर भी बहुत सारे पैसे बनते हैं क्योंकि उसमें रिटेंशन रेट ज़्यादा है। असल में एक नीश डिपेंड नहीं कर रही होती, डिपेंड कर रहा होता है कि रिटेंशन रेट क्या है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जी ई कॉमर्स की। अब ई कॉमर्स की हम कहते हैं जी बड़ी मांग है, बड़ी बात है, लोग देखते हैं। लेकिन अगर आधे घंटे की वीडियो पे 2 से 3 मिनट सिर्फ एवरेज व्यू ड्यूरेशन है तो उस पर कोई पैसे नहीं बनेंगे, कोई मज़ा नहीं आएगा। तो नीश भी अच्छी होनी चाहिए और रिटेंशन रेट भी अच्छा होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने एक वीडियो की फॉरेक्स ट्रेडिंग पे ना, एक मेरे साथ गेस्ट थे, उस वीडियो के ऊपर मैं हैरान रह गया कि सबसे ज्यादा पैसे बने। उसकी रीजन क्या थी कि असल में पैसा बनना है उसके अंदर जो ऐड चलने हैं। तो फॉरेक्स आजकल बहुत ज्यादा उस पे ऐड चलते हैं। तो मेरी उस 1 लाख तकरीबन उस पे व्यूज थे यूट्यूब के ऊपर और उस 1 लाख व्यूज पे मेरे $1500 बने उस एक वीडियो के ऊपर। यूजुअली ऐसा नहीं होता, लेकिन क्योंकि उस पर रिटेंशन रेट ज्यादा था, लोगों ने देर तक वीडियो देखी कि अच्छा किस तरीके से हम फॉरेक्स में पैसे बना सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मैं किसी यहाँ पे किसी बिजनेस प्रमोशन की या फॉरेक्स की प्रमोशन की मैं बात नहीं कर रहा। मैं इसकी बात नहीं कर रहा फॉरेक्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं आपको उधर आपको एक उसका एस्पेक्ट बता रहा हूं कि वहां पे बहुत ज्यादा पैसे बने हैं। अब कोई एक वीडियो है उस पे 1 लाख व्यूज आए तो $50 भी नहीं बनते हैं। अच्छा, फिर कोई मैं ऐसी वीडियो के बारे में पूछना चाह रहा हूं कि कोई ऐसी वीडियो जिससे आपने बेहतर एक्सपेक्ट किया उस सब्जेक्ट को लेकर इन पर्टिकुलर। एक तो आपका अपना जॉनरा है ना जिस पे आप वीडियोस करते हैं, लेकिन एक सर्टन कोई चीज जो आपने की लेकिन आपने देखा कि यार इस पे तो शायद अगर व्यूज ज्यादा भी आ रहे हैं तो रिस्पॉन्स वैसा नहीं आया, इन टर्म्स ऑफ मनी फाइनेंशियली, वो क्या था? वो कौन सी नीश थी? इस तरह की तो मेरे ज़हन में कोई नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ किस पे ज्यादा पैसे बनते हैं। ज्यादा पैसे बनते हैं किसी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर। यानी अगर आप एक कहानी सुना रहे एक दूसरे को, एक कहानी पे लगे हुए हैं, कोई भी एक वैसे बात हो रही है रूटीन की, तो उस पर वो पैसे नहीं बनते। फॉर एग्जांपल मैंने एक वीडियो की मेडिकल के ऊपर, यानी शुगर के ऊपर की, डिप्रेशन के ऊपर की, तो जो भी सब्जेक्ट होगा ना कोई, चाहे वो मेडिकल के सब्जेक्ट पे ज्यादा पैसे बनते हैं क्योंकि जिस बंदे का वो प्रॉब्लम है वो पूरी वीडियो देखेगा। अगर आप कोई अपने इंटरेस्ट की वीडियो देख रहे हैं ना तो आप नॉर्मली बीच में स्किप भी कर जाते हैं। आपने एक कहानी सुनना शुरू की, 2 मिनट बाद आपने कहा यार मजा नहीं आ रहा, स्किप कर दो। लेकिन अगर आपको एक प्रॉब्लम है तो अगर आप ज्यादा पैसे बनाना चाहते हैं तो उन टॉपिक्स में बात करें जो लोगों का प्रॉब्लम है, लोगों को उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दें, वहां पे सबसे ज्यादा अच्छे पैसे बनते हैं। चाहे वो पैसे कमाने की बात हो, चाहे वो मेडिकल की बात। ज्यादा व्यूज से ज्यादा कि वो रिटेंशन रेशो क्या है, कितनी ज्यादा देर लोग वीडियोस देख रहे हैं, ये ज्यादा मैटर कर रहा है फाइनेंशियली, ये ज्यादा मैटर कर रहा है। अब देखें कई लोग ये समझते हैं कि यार अगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो तो कितने पैसे बन जाते हैं। भाई मैं ऐसे 1 मिलियन सब्सक्राइबर वालों को जानता हूं जिनका $100 भी नहीं बनता। अब सब्सक्राइबर उन्होंने पता नहीं कैसे ले लिया, या आ गए 2-4 वीडियोस बहुत अच्छी चल गई शुरू में आ गए, लेकिन पैसे बनते हैं आपकी डेली की व्यूअरशिप पे। एक बंदा है उसके सब्सक्राइबर हैं सिर्फ 30-40 हजार, लेकिन वो महीने का $2000 कमा रहा है क्योंकि उसकी वीडियो जो है वो डेली बेसिस पे देखी जाती है, रिटेंशन रेट अच्छा है। तो आप सब्सक्राइबर को ना देखें, सब्सक्राइबर तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो है उसके ऊपर लोग भागते हैं वीडियो करने के लिए कि ये इस वक्त ट्रेंड में चल रहा है, टॉप पर जा रहा है, तो इसके ऊपर जो है ना लोग बहुत ज्यादा इसको देखेंगे, उससे भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है और उस पर व्यूज आते हैं। फॉर एग्जांपल जब रोनाल्डो आए ना यूट्यूब पे, तो उनके जब मेरे ख्याल चंद घंटों में ही मिलियन क्रॉस हुआ, फिर 2 मिलियन, फिर 3 मिलियन। तो हालांकि मेरी ये नीश नहीं है, मैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे नहीं बनाता, लेकिन मैंने भी उस पर बना दी। अब वो क्योंकि रोनाल्डो नेम आ रहा था, मतलब इस तरह का कोई भी कीवर्ड, बेसिकली कीवर्ड की गेम होती है ना कि किस
सब्जेक्ट को, किस कीवर्ड को, किस पर्सनैलिटी को आके टाइप किया जा रहा है यूट्यूब पे, किसको ढूंढा जा रहा है। जिसको ढूंढा जा रहा है, अगर आप उस सब्जेक्ट पे, उस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं तो वो ज़रूर वायरल जाती है। यूजुअली यही होता है कि अगर आपको लोग देखते हैं थोड़ा बहुत भी, बल्कि ऐसे ऐसे लोग भी जिनकी रूटीन में वर्शिप नहीं होती, वो भी वहाँ पे बहुत अच्छी वर्शिप ले जाते हैं। हमारे लिए तो हाफिज अहमद आप एक यूट्यूब सेलिब्रिटी हैं हमारे लिए, बिकॉज आपका बहुत ज़्यादा काम है, बहुत सारे लोगों को आपने इंटरव्यूज़ किए हैं, अच्छे फॉलोअर्स हैं आपके, लोग आपके कंटेंट को रिस्पेक्ट भी करते हैं क्योंकि आपका अच्छा डिसेंट कंटेंट होता है, अच्छी बातें करते हैं आप। तो अब आप हमें लोगों की सैलरीज वैलीज भी पूछते रहते हैं, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा। मेरा सवाल बड़ा अमूमी सा वो ये है कि अक्सर हम जब ये नया नया फेसबुक आया था हाफिज ना, तो हम सुबह उठ के देखते थे पिक्चर पे लाइक कितने आए, ठीक है, कितने लोगों ने हमारी पिक्चर को लाइक किया। तो क्या यूट्यूबर सुबह सुबह उठ के अपना अकाउंट खोल के देखते हैं कि आज और कितने डॉलर्स ऐड हुए हैं? डू यू गाइस डू दिस डेली या हर वक्त ये रिफ्रेश करते रहते हैं कि अब कितने बढ़ गए, ऐसा होता है? ये बिल्कुल होता है जी। अब अगर कोई इनकार करे तो मेरे ख्याल है वो झूठ बोलता है। मैं आपको ना इस पे एक मजे का वाकया सुनाता हूँ। मैं नाम नहीं लूंगा। पाकिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी, बहुत बड़े सहाफ़ी, पिछले दिनों पाबंद सलासिल भी रहे हैं, चलें शायद इससे कुछ लोगों को आइडिया हो जाए। हम लोग एक यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार पे इकट्ठे थे। वहाँ पे मेरी स्पीच उनसे पहले थी, तो मैंने डॉलर्स के फ़ज़ाइल और बरक़ात पे अपना खिताब किया। मैंने कहा जी डॉलर्स के ये फ़ज़ाइल हैं, डॉलर्स में पैसे कमाने चाहिए, आपको महंगाई नहीं फील होती, पाकिस्तान में करेंसी रेट जो भी हो रहा है आपको बड़ा फ़ायदा होता है। उसके बाद जब वो सहाफ़ी साहब आए तो उन्होंने मुझे लताड़ के रख दिया कि जी ये क्या नौजवानों को किस यहाँ पे डॉलर 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 के पीछे लगाया हुआ और ये क्या है। अब वो ज़ाहिर है मैं एहतराम में मैं खामोश रहा और खामोश ही रहना था। उसके बाद जनाब जब हम खाने की टेबल पे इकट्ठे बैठे थे तो वो साहब भूल गए कि उन्होंने मुझे इस बात पे लताड़ा है। वो अपने मैनेजर के साथ कॉल पे बात कर रहे थे और उसे कह रहे थे कि अभी जो पिछली वीडियो है ना उस पर डॉलर बहुत अच्छे बन रहे हैं, अभी अगली वीडियो नहीं तुमने अपलोड करनी, अभी जब तक पिछली वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आ रहा है अगली वीडियो ना लगाना। ये इतना अच्छा पॉइंट है। अगर मेरे साथ जो 3-4 दोस्त बैठे थे ना, हाफिज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर एक वीडियो अच्छा कर रही है, अच्छे व्यूज ले रही है, तो उसके ऊपर अगर हम दूसरी वीडियो डालेंगे तो क्या पिछली की व्यूज को डिस्टर्ब करेगी वो? जी बिल्कुल, उसको डिस्टर्ब करती है। तो यूजुअली यही होता है कि अगर हमारी कोई वीडियो बहुत अच्छी चल रही है और अगली वीडियो का टाइम आ भी गया तो हम लोग वेट करते हैं। हम कहते हैं यार इस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, इस पर बहुत अच्छे पैसे बन रहे हैं, व्यूअरशिप आ रही है, सब्सक्राइबर आ रहे हैं, हर तरफ से फायदा हो रहा है, तो अभी अगली वीडियो को हम थोड़ा वेट करवाते हैं। तो ऐसा होता है। ठीक है। अच्छा, एक तो YouTube मोनेटाइजेशन से पैसे आना, दूसरा फिर ब्रांड पार्टनरशिप, और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं YouTube पर मजीद आपको कमाने के लिए? देखिए अगर आप सोशल मीडिया पे है ना, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं, फेसबुक पे मोनेटाइज होता है और भी कुछ ऐप्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आपके पास कमाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। एक तो है ना कि वो ब्रांड आपको पैसे, यूट्यूब आपको पैसे दे रहा है। फिर ये कि आप किसी भी ब्रांड की प्रमोशन कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे हैं, किसी पर्सन की प्रमोशन कर रहे हैं। आपने किसी डॉक्टर को अपने साथ बिठाया, उनकी प्रमोशन कर रहे हैं, किसी आपने डिजाइनर को अपने साथ बिठाया, उसकी प्रमोशन कर रहे हैं, आपने किसी लॉयर को अपने साथ बिठाया, उसकी प्रमोशन कर रहे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी को भी अपने साथ अगर आप बिठाते हैं और उनसे प्रमोशनल के आपको प्रमोशन के चार्जेस लेते हैं और उनको प्रमोट करते हैं, तो यहाँ से भी आपको पैसे आते हैं। तो पैसे, और फिर उसके बाद जब आपकी कोई वीडियो चल रही होती है तो वीडियो के दौरान आपने देखा है कोई पॉपअप ऐड चल रहे होते हैं। यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे हम देखा है कोई ऐड पॉपअप हो रहा है। बहुत सी ऐसी कंपनीज है जो आपसे राब्ता करती हैं, जी हमने प्रमोशन वैसे नहीं करवानी, इंटरव्यू में, पॉडकास्ट पे नहीं बैठना, आप सिर्फ हमारा पॉपअप ऐड चलें, उसके क्या चार्जेस होंगे। अब उस पर आप किसी से वीकली डील करें, किसी से मंथली करें, किसी वीडियो पे डील करें। ऑन एवरेज क्या रेट्स होते हैं? मतलब हमें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रेट्स का पता है, ऑन एवरेज यूट्यूबर्स हमें कोई आइडिया तो दें क्या रेट्स होते हैं ऐड करते हैं? या ये अक्सर हमने देखा है बैटिंग ऐप्स को प्रमोट किया जा रहा होता है, दो कि मैं उसके हक में नहीं हूं, लेकिन बहुत सारी ऐप्स को प्रमोट करते हैं या बाइनेंस वगैरह को, तो इसकी क्या चार्जेस होते हैं? एक यूट्यूबर कितने पैसे ले लेता है इसके? अच्छा, मैं आपको रफ आइडिया देता हूँ, और बैटिंग ऐप को मैं भी प्रमोट नहीं करता। मुझे बहुत सारी बैटिंग ऐप्स ने बहुत बड़ी बड़ी ऑफर्स किए और मैंने रिफ्यूज़ किया। मैंने कहा नहीं, ये जो काम एक हम उसको ठीक समझते ही नहीं तो उसको हम प्रमोट क्यों करें। तो अब अगेन हमने ये भी देखना होता है ना, प्रमोशन करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से भी पैसे पकड़ेंगे और उसे प्रमोट कर देंगे, कुछ भी प्रमोट। पिछले दिनों एक प्रोजेक्ट आया मेरे पास, तो उसको भी मैंने रिफ्यूज़ किया। वो यहाँ पे मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, मैंने अपने सोशल मीडिया पे डाली थी उसकी डिटेल्स। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आपके सब्सक्राइबर कितने हैं, फॉलोवर्स कितने हैं, या आपको देखा कितना जाता है, उस हिसाब से रेट होता है। रेट फिक्स नहीं होता। और मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल नहीं है, बल्कि मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स को जानता हूं जो 1 मिलियन चार्ज करते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो 1.5 मिलियन तक भी जाते हैं, लेकिन जो नॉर्मल हैं वो 2, 3, 4 लाख 5 लाख रुपए एक प्रमोशन का चार्ज कर लेते हैं। एक प्रमोशन, एक शाउट आउट का, यानी कि एक वीलॉग के अंदर जो एक यूट्यूबर चलते चलते कहता है कि ये फ्ला ऐप मैंने यूज किया, इसके आप कह रहे हैं कि वो 1 मिलियन से 1.5 मिलियन तक भी चार्ज करते हैं। अच्छा भाई, मैंने तो मूड बना लिया यूट्यूबर बनने का। हाफिज थोड़ी सी रहनुमाई कर दें, थोड़ी सी टेक्निकलिटीज पर आ जाते हैं जरा। एक वीडियो अगर आपने अपलोड करनी है तो उसकी ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए जिससे आपको लगे कि हाँ ये थोड़ी सी मेरे लिए फाइनेंशियली बेहतर होगी? 5 घंटे एवरेज जो है वो 8 मिनट की वीडियो होनी चाहिए यूट्यूब के लिए ना।
और डेली की अगर आप 2 से 3 वीडियो डालें तो बहुत अच्छा है। तो I've heard कि YouTube 4 से 5 मिनट, अगर 2 से 3 मिनट की वीडियो होगी, क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी को एल्गोरिथम सपोर्ट करता है कि जी आप ज्यादा डालें देन ऑफ क्वालिटी काम डालें, ऐसा है? नहीं, दोनों चीजें। YouTube आपको ये भी कहता है कि डेली की 2-3 वीडियोस आनी चाहिए और 8 से 10 मिनट की एक वीडियो होनी चाहिए। इससे ऊपर जितनी जाए वो अब आपकी ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि वो उतनी वीडियो देखती है या नहीं देखती। अगर आप 2-3 मिनट की वीडियो बनाते हैं तो उस पर आपके पैसे नहीं अच्छे बनते। मैं पैसे कमाने के वाले से बात कर रहा हूँ कि पैसे कमाने के लिए 5-6 मिनट से ऊपर होनी चाहिए। आइडियली 8 मिनट की वीडियो, 10-12 मिनट, 15 मिनट, ये बहुत आइडियल वीडियो होती है जो कि आपको बहुत अच्छे पैसे बनाती है। अच्छा, कंसिस्टेंसी भी बड़ी जरूरी है, ये भी आप बात कर रहे थे कि रोजाना आपने वीडियोस डाल दिया। अगर बीच में एक पॉज आ जाता है, एक दिन नहीं डाल पाता एक यूट्यूबर वीडियो, क्या इस चीज से भी फर्क पड़ता है व्यूवरशिप पर? $1000 गए। एक दो दिन से तो फर्क नहीं पड़ता इतना पैसों के अलावा मैं बात कर रहा हूँ। 1-2 दिन से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप ज्यादा दिन का गैप लेते हैं तो उसके बाद जब आप वीडियो डालते हैं उस पर व्यूज कम आते हैं यूजुअली। फिर आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, फेसबुक हो या यूट्यूब पे दोबारा अपनी ऑडियंस, क्योंकि देखिए आपकी एक ऑडियंस है ना, वो डेली आपको देख रही है। एक दिन नहीं देखा, 2 दिन नहीं देखा, 1 हफ्ता अगर किसी ने आपको नहीं देखा ना, तो ऐसा नहीं कि वो फारिग बैठा रहेगा, वो किसी और को देखेगा। उसके पास ऑप्शन है, उसे अपना टाइम स्पेंड करना है, और YouTube शॉर्ट्स जो हैं सोशल मीडिया पे। YouTube शॉर्ट्स वो कितना ज्यादा हेल्प करते हैं एक चैनल को ग्रो करने के लिए? वो चैनल को ग्रो करने के लिए बहुत हेल्प करते हैं, पैसे कमाने में हेल्प नहीं करते बहुत ज्यादा। आपको सबसे ज्यादा जो सब्सक्राइबर आते हैं ना, वो शॉर्ट से आते हैं। आप देखें पाकिस्तान के अंदर वो दुआ के पापा जो हैं, अरशद रील्स, उनके 10 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो उनके वो शॉर्ट्स ज्यादा डालते हैं। जितना जल्दी उन्होंने ग्रो किया इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर, इतना किसी और ने नहीं किया। लेकिन वो पैसे उतने ज्यादा नहीं बना रहे जितने। जी दुआ के पापा की बात कर रहा हूं। ठीक है, दुआ के पापा की बात कर रहे हैं। हाफिज, आप किसका कंटेंट देख रहे हैं आजकल पाकिस्तान में? आप वैसे तो ऑब्जर्व करने के लिए तो देखती होंगे कि कौन क्या बना रहा है। फेवरेट कौन है, अच्छा लगता है जिसका कंटेंट देखना? मेरे ख्याल है लास्ट टाइम भी आपकी इंटरव्यू में जब मैं इस्लामाबाद आया था तो जिक्र हुआ था, एक तो उमर सलीम का, वो जरा अच्छा फनी होता है थोड़ा सा, कोई ना कोई उसमें चीजें, और एक अहमद फौजान है मेरे दोस्त, वो भी बहुत अच्छे पॉडकास्ट करते हैं, उनको देखता हूँ। और बाकी ये है कि आजकल जरा बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता, तो बस अपने कंटेंट पे फोकस होता है कि अगला क्या बनाना है, उसके लिए क्या चल रहे हैं। आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए, आप बीइंग यूट्यूबर, पॉडकास्टर, अब आपको सारी बातें ट्रेंड समझ आ जाता है कि ऑडियंस क्या देखना चाह रही है, क्या देख रही है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये ट्रेंड्स किस जानिब जा रहे हैं फर्दर? आई मीन क्या आगे लॉन्गर रन में क्या चलता नजर आता है आपको ऑडियंस की टेंडेंसीज को देखते हुए? अच्छा जी बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा इस पे फोकस नहीं करता। मेरा फोकस अपने निश पे होता है कि जैसे मेरी पॉडकास्ट है ना। अच्छा, जब मैंने शुरू की थी ना, मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ, जब मैंने शुरू की थी तब मुझे नहीं पता था मैं क्यों पॉडकास्ट शुरू कर रहा हूँ। बस मुझे शौक था, दूसरों को देख रहा था, एक पॉडकास्ट में गया, वहाँ से शौक चढ़ा, मैंने कहा जी शुरू करते हैं, व्यूज़ आएंगे, लोग देखेंगे, और मुझे नहीं पता था कि पैसे भी इतने बनेंगे, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरी सोच तब्दील होती गई कि अब जो मेरी ऑडियंस बढ़ रही है, तो अब मैं उतने ज़्यादा एहतियात से काम लेता हूँ कि यार अच्छी पॉडकास्ट होनी चाहिए, अच्छा कंटेंट होना चाहिए, कुछ ना कुछ दूसरे को सीखने को मिले। अब इसमें बाज़ आपके व्यूज कम भी आते हैं। मेरी ऐसी पॉडकास्ट में जो मैंने बहुत अच्छे स्कॉलर्स के साथ, बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल्स के साथ किए, लेकिन उसमें व्यूज कम आए हैं। अच्छा, आप इसमें वो जो कम व्यूज हैं वो मुझे बहुत अजीज है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो पॉडकास्ट करते हैं, वो कहते हैं जब हम किसी गेस्ट को, किसी अच्छे गेस्ट को बुलाने की कोशिश करते हैं ना अपने पॉडकास्ट में, तो वो पैसे मांगते हैं। आपके साथ भी ऐसे होता है, पैसे लेते हैं एज गेस्ट आने के लिए? मुझसे ना ये सवाल किसी ने पूछा था अभी चंद दिन पहले, मैंने कहा ज़माना जाहिलियत में मैं पैसे देता था, अब मैं पैसे लेता हूँ। अब लोग मुझे पैसे दे के मेरी पॉडकास्ट में आते हैं। अच्छा, मैं ये चाहूंगी एक और कॉन्सेप्ट है, उसको भी जरा आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, यूट्यूब ऑटोमेशन के बारे में। हाफिज, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है और ये किस तरह से हेल्प करता है? इसका मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरी अपनी टीम है जो सारा मैनेज करती है। मुझे अपनी चीजों का थोड़ा बहुत आइडिया है जो मैं करता हूँ। अच्छा, ये आयशा टेक्निकली बहुत चीजों को कहती है, यूट्यूबर बनना है, देखती तो ये रहती है मुझे। हाफिज, इन दी एंड जितने नए यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे आपको देख रहे हैं। मेरे पास तो 7 लोगों की टीम है, लेकिन मैं बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स को जानता हूं जो अपने सारे काम खुद करते हैं। अच्छा, मैं इस चीज को पसंद नहीं करता। यानी अगर आप पैसे कमा रहे हैं ना, तो फिर आपको कोई 2-4 लोग भी साथ होने चाहिए, सारा कुछ चाहिए। वो अच्छा, उस काम की क्वालिटी भी नजर आती है, फ्रैंकली स्पीकिंग। जो काम खुद हुआ होता है, और जो क्विकली जो नए यूट्यूबर्स हैं उनको कोई 30 सेकंड के अंदर कोई सजेशंस मोटी जो उनको हेल्प कर दें अपने चैनल को ग्रो करने के लिए और इस करियर को ग्रो करने के लिए। हाफिज प्लीज। कैरियर को ग्रो करने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि आपका कोई ना कोई इनकम स्ट्रीम होना चाहिए, ये पहले अपने दिमाग में बिठा लें। अगर आप कुछ भी नहीं करते और आप यूट्यूब पे आ जाते हैं और आप सोचते हैं कि मुझे दूसरे तीसरे महीने से पैसे आएंगे और उससे मैं अपना घर चलाऊंगा, तो उससे फिर आप डिमोटिवेट होंगे। आप 1 साल अपने आप को दे दें, सही, ठीक है, बिल्कुल। आपके पास जब यूट्यूब, आपका जब किचन चल रहा है ना,
आप घर से सुखी हैं कि यार मुझे ये टेंशन नहीं है कि मैंने बिल कहाँ से देने हैं, मैंने किचन कहाँ से चलाना है, फिर आप यूट्यूब पे ज़्यादा फोकस होकर फिर आपको पता होगा ये सिर्फ मेरा पैशन है। लेकिन इवेंचुअली जो आपका पैशन है वो आपका प्रोफेशन बनता है, वो आपको पैसे देता है। पैसे इवेंचुअली आते हैं, लेकिन रातों रात कुछ भी नहीं होता। अगर रातों रात कुछ होता है तो उनको पैसे भी चंद रातों तक ही आते हैं, उसके बाद फिर कहानी खत्म हो जाती है। कंसिस्टेंसी चाहिए और मोटिवेशन चाहिए। सही, ठीक है। और आप बड़े मोटिवेशनल हैं हाफिज, आपकी तो जर्नी हमें पता है, मैंने पॉडकास्ट में भी सुनी है, तो आपकी बड़ी मेहनत है और आप उन यूट्यूबर्स में से हैं जो अच्छा पॉजिटिव वाइब के साथ अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। कीप इट अप, बहुत अच्छी बात है। और फौजान का आपने जिक्र किया, मैंने फौजान की एक ही पॉडकास्ट फॉलो की थी जो शायद खाकान अब्बासी से उन्होंने की थी और मुझे बहुत पसंद आई थी वो, तो बहुत अच्छा है, आप लोग अच्छा काम करें। कीप इट अप, इंशाल्लाह इस्लामाबाद आए तो आपसे मुलाकात भी होगी और आपको बराह रास्त यहाँ पे बिठाएंगे भी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। हाफिज अहमद मौजूद है, आई होप आप लोगों की कुछ रहनुमाई हुई होगी यूट्यूब बनाने से मुतालिक, और मेरी भी हुई है डेफिनेटली, आपकी भी हुई है। अब अगर आप अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाइए, क्योंकि हो सकता है कि कल को आप नए पाकिस्तान के मिस्टर बीस्ट बन जाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अब एक ख़बर जो है ना वो आजकल आपको अपनी टीवी स्क्रीन्स पर नज़र आ रही होगी, वो ख़बर जो थी उसने हमें भी थोड़ा सा परेशान कर दिया, आई एम श्योर आप लोगों को भी थोड़ा सा परेशान कर दिया होगा। वो ये थी कि एक नया वायरस जो है वो चीन से अब सुना है कि वो निकला है। अब उसको कहा जा रहा है HMPV, और मैं इसकी पूरी प्रोनाउंसिएशन देख रही थी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, और इसकी अलामात जो है ना वो कहा जा रहा है कि अपेरेंटली कोविड-19 जैसी हैं और उसके जैसे नज़ला जुकाम वगैरह आपको फील हो सकता है। ऑफ कोर्स चीन वुहान से कोविड शुरू हुआ था और हम उससे इतने खौफ हैं कि जब भी कोई वायरस ऐसा आता है, कोई खबर आती है तो सोशल मीडिया पे, जंगल की आग तो अब खैर छोटी लफ्ज़ है, सोशल मीडिया पे फैल जाती है। जंगल की आग से तेज़ है सोशल मीडिया। सो ऐसी सूरत हाल है, तो हमने कहा इस पर हम बात कर लें। हमारे पास हेड ऑफ इन्फेक्शंस डिपार्टमेंट पिम्स हॉस्पिटल डॉक्टर नसीम अख्तर साहब हैं, उनसे हम ज़रा इससे राय ले लेते हैं से कि वायरस क्या है, क्या वाकई उतना ख़तरनाक है, इन्फेक्शियस है, फैल रहा है, क्या पाकिस्तान में तो खुदा न खास्ता नहीं आ जाएगा, वो सारे डर जो हमारे जहन में है ना, ज़रा डॉक्टर साहब ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। सबसे पहले तो बताइए आपके पास क्या इनिशियल इन्फॉर्मेशन इस वायरस को लेकर, क्या है ये? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये वायरस कोई नया वायरस नहीं है। अच्छा। और पिछले 50 ईयर्स से ये पूरी दुनिया में सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है। और सबसे पहले ये 2001 में नीदरलैंड में डिटेक्ट हुआ था, और ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है। जिस तरह बहुत सारे बाकी वायरसेस हैं, इसी तरह से ये वायरस भी है, और ये पाकिस्तान के लिए भी कोई नया वायरस नहीं है। इस गाये बगाहे हमारे पेशेंट्स में ये वायरस पॉजिटिव आता रहता है। ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़े केसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और जैसा आप नाम ले रहे थे इसका, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, तो बहुत सारे वायरसेस हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा ए है, इन्फ्लुएंजा बी है, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है, और बेशुमार बहुत सारे वायरसेस हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर सर्कुलेट करते रहते हैं। सो सबसे पहले तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये दिस इज़ नॉट ए न्यू थिंग, ये पहले से हमारे कंट्री में मौजूद है। और आमतौर पर जो ये जो वायरस है अंडर 5 जो होते हैं एज ग्रुप हमारा, उसमें ज़्यादा कॉमन है। जैसे बहुत छोटे बच्चों में 3-4 मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट्स देखी, हम इंटरनल ग्रुप में भी स्टोरीज एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं, तो ज़्यादातर इंडियन मीडिया हाउसेस थे। तो मुझे लगा कि इसमें कॉन्स्पिरेसी आयशा ऐसी इन्वॉल्व है कि इंडियन मीडिया हाउसेस वंस अगेन चाइना को बदनाम करने के लिए। इश्यूज हम रिसेंटली निकले हैं कोविड-19 से, तो सब डरे हुए इतना ज़्यादा है, दुनिया के अंदर एक फिर खौफ फैल जाता है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल आपकी बात बचाए, लेकिन ये बताती चलूँ कि अभी ऐसी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स नहीं है, ना ही WHO की तरफ से कोई ऐसी एडवाइजरीज इशू हुई हैं, और ना ही इसको कोई आउटब्रेक फिलहाल कहा जा रहा है। जस्ट थोड़े से नंबर इंक्रीज हो गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसके लिए ज़्यादा परेशान हो जाएं। लेकिन इसकी एक बड़ी वजह मैं समझती हूँ कि चाइना का जो सर्विलेंस सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो रेस्पिरेटरी वायरसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं। तो यही वजह है कि जब थोड़े से नंबर ज़्यादा हुए तो ये खबर जो है वो सर्कुलेट करने लगी। बस वो चाइना का जब नाम आता है ना, तो क्योंकि कोविड-19 वहीं से आया था। इसमें जो आपने कहा कि कुछ नंबर्स, तो क्या इसमें भी पेशेंट एज अ नॉर्मल वायरस, आई मीन सीरियस हो सकता है? अगर होता है तो फिर क्या सिम्पटम्स होते हैं? देखिए, मैं आपको बताती चलूँ कि सबसे ज़्यादा जो वायरस दुनिया में सर्कुलेट करता है ना, वो इन्फ्लुएंजा ए है। अच्छा। या इन्फ्लुएंजा के स्ट्रेन्स हैं। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, और उसके बाद कोई भी वायरस हो सकता है। ठीक है। लेकिन ये जो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की आप बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसके सिम्टम्स इन्फ्लुएंजा जैसे ही होते हैं। इनिशियली पेशेंट को बुखार हो सकता है, गला ख़राब हो सकता है, खांसी हो सकती है, नाक से स्क्रीशन ज़्यादा, नेज़ल कंजेशन जिसको कहते हैं वो सकती हैं, आंखों से पानी बह सकता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स होते हैं वही होते हैं। यानी ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज़ भी कर सकता है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज़ भी कर सकता है। यूजुअली ये बच्चों में अंडर 5 ईयर्स जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा सीरियस हो सकता है, या फिर ये
ज़्यादा जो एल्डरली एज ग्रुप है हमारा 65 प्लस का, या वो लोग जो पहले से मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार हैं, जैसे कोई एस्थमेटिक है या जिनको कोई लंग की अंडरलाइंग डिजीज़ मौजूद है, COPD है, ब्रोंकाइटिस है या सिस्टिक फाइब्रोसिस है या कोई भी लंग डिजीज़, वो लोग ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं किसी भी वायरस को कैच करने के लिए, नॉट ओनली फॉर ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस, किसी भी वायरल इलनेस के लिए। और चूँकि बात हम ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस की कर रहे हैं तो रेयरली इट कैन कॉज सीरियस इलनेस, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकती है, निमोनिया हो सकता है, पेशेंट को कभी कभी वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो यानी स्पेसिफिक एज ग्रुप जिनकी इम्यूनिटी कम होती है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड एज ग्रुप जिनके होते हैं, या कैंसर पेशेंट होते हैं, कीमोथेरेपी पे होते हैं, उन सब में ज़्यादा रिस्क होता है, जैसा कि बाकी वायरसेस के साथ है, बिल्कुल इसी तरह से ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस क्या किया जा सकता है इससे बचने के लिए? इससे बचने के लिए जी सिंपल मेजर्स हैं, जैसे कोविड ने हमें काफ़ी सिखाया है इस बारे में। जितने भी रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं उसके लिए जो प्रिवेंशन है वो बहुत ज़रूरी है, और उसमें ख़ास तौर पर मास्क का इस्तेमाल करना। अगर आप क्राउड में कहीं जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि मास्क पहन के रखें। अगर आप किसी फ़्लाइट में और आपको लगता है कि इर्द गिर्द आपके लोग सिम्टोमेटिक हुए हैं या फ्लू के सिम्टम्स के साथ हैं तो मास्क ज़रूर पहनें। इसी तरह से कोशिश करें कि अगर कोई सिम्टोमेटिक पेशेंट है जिसको रेस्पिरेटरी ट्रैक के फीचर्स आ रहे हैं तो उससे फासला इख्तियार करें, जैसे हम कोविड में कहा करते थे। ठीक है, मतलब वही एहतियातें हैं जो कोविड की हैं। ओके, दूसरी बात ये कि हम लोग जो वैक्सीनेटेड हैं, कोविड से वैक्सीनेटेड हैं, उनकी इम्यूनिटी पे असर है इसका? उनको इफेक्ट देर से करेगा? डिफरेंट वायरस है जी, कोविड इज़ अ डिफरेंट वायरस, इन्फ्लुएंजा डिफरेंट है और ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस एक डिफरेंट वायरस है। सो कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिसकी वैक्सीन अवेलेबल है, जैसे कोविड की वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन अवेलेबल है, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस की वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन फॉर ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस फिलहाल कोई वैक्सीन नहीं है। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी सपोर्टिव होता है, यानी अगर आपको कोई अलामात आने लग गई हैं खुदा न खास्ता, तो सबसे पहले तो आप आइसोलेट हो जाएं, ठीक है, और रुमाल से या टिश्यू पेपर से अपने नाक को कवर करें, या कफ एटिकेट्स जिसको कहते हैं उसका इस्तेमाल करें। जैसे आप अपनी स्लीव स्नीजिंग करें, अपनी स्लीव के अंदर करें, हाथों से अपने मुंह को कवर ना करें क्योंकि हाथों पे ड्रॉपलेट लग जाते हैं, या सरफेस के ऊपर अगर ये वायरस आ गया है तो एक सरफेस को टच करने से दूसरे इंसान को ये वायरस लग सकता है। सो मास्क का इस्तेमाल और हैंड वॉशिंग की जैसे मैंने बात की है, यही तरीके हैं जिससे ये प्रोटेक्शन हो सकती है। और जो भी सिम्टोमेटिक पेशेंट हो ना, अगर वो वर्क प्लेस पे काम कर रहा है तो उसको फ़ौरन जो है वो लीव पे भेजना चाहिए ताकि वर्क प्लेस पे बाकी लोग उससे मुतासिर ना हो, या स्कूल के बच्चे वही सारी एहतियाती तदाबीर हैं जो कोविड के दौरान हमें करने की थी कि आपने थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग कर लेनी है। अगर आपको कोई बुखार वगैरह हो तो पैरासीटामोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर कोई सीरियस बात हो जैसे किसी की ऑक्सीजन ड्रॉप करिए, जैसे आपने देखा इन्फ्लुएंजा के साथ भी हो जाता है, कोविड के साथ या किसी भी रेस्पिरेटरी वायरस के साथ, तो फिर डॉक्टर्स असेसमेंट करते हैं और असेसमेंट के बाद देखा जाता है कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है कि नहीं। ठीक है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इट इज नॉट दैट तैयार होंगे, आई बिलीव, अल्लाह ना करे ऐसी कोई सूरत हाल हो, क्योंकि WHO ने भी ऐसी कोई वार्निंग जारी नहीं की है। हमारा अपना जो NHA है उसकी तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इन केस अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो उसको डिटेक्ट करने के लिए डू वी हैव द किट्स? PIMS हमारा कलीदी इदारा है इस्लामाबाद का, पाकिस्तान का। बिल्कुल जी, NIH के पास इसकी टेस्टिंग कैपेसिटी मौजूद है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ लेबॉर्ट्रीज जो हैं वो इसको टेस्ट कर सकती हैं। सो मैंने कहा कि चूँकि ये नया वायरस नहीं है तो इसकी टेस्टिंग कैपेसिटी पाकिस्तान के पास मौजूद है, ऑल्दो हम इसको एनहांस कर सकते हैं फर्दर। गॉड फॉरबिड अगर इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। ठीक है, और दूसरा खास तौर पे आपने चूंकि बच्चों का तज़किरा किया, एनी स्पेसिफिक कोई प्रिकॉशंस माओं के लिए, यंग मदर्स के लिए, या जो बच्चे स्कूल्स जा रहे हैं उनके लिए कुछ भी, ताकि उनको हेल्प हो सके? बेहतर ये होता है कि बच्चों को जैसे मैंने कहा, अगर कोई सिम्टोमेटिक बच्चा हो क्लास में तो टीचर्स को भी चाहिए कि उनको छुट्टी दें, उनको आइसोलेट करें ताकि दूसरों को ना हो, क्योंकि सीजनल फ्लू भी चल रहा है तो वो भी एक से दूसरे को लग रहा होता है। और बच्चों को भी हैंड वॉशिंग के लिए बताना चाहिए, उनकी इम्यूनिटी बेहतर होनी चाहिए, हाइड्रेशन अच्छी होनी चाहिए, उनकी डाइट हेल्दी और बैलेंस्ड होनी चाहिए। और वायरसेस से बचाव का यही तरीका है कि सिम्टोमेटिक लोगों को आइसोलेट किया जाए ताकि एक से दूसरे को ना लगे। आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए आजकल छोटे बच्चों के अंदर बड़ा कॉमन हमने देखा है ये एक सर्टन किस्म की जो कफ है और वायरल डिजीज़ के साथ बहुत सारे लोग, और नमूनिया की बहुत शिकायतें, चूँकि ठंड है, तो इसमें अगर कुछ आप बच्चों के हवाले से सजेस्ट कर पाए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बेहतियाती करें वालिदैन, या वायरस है, लगना है हर बच्चे को होके जा रहा है। वायरस तो हवा में मौजूद है और सिम्टोमेटिक लोगों से लग जाता है, लेकिन एहतियात यही है कि एक तो वार्म रखें, बच्चों को प्रोटेक्ट करें, उनको हैंड वॉशिंग की आदत दिलाएं और मास्क के इस्तेमाल के बारे में ज़रूर बताएं, और जो उनकी रूटीन की वैक्सीनेशंस हैं उनको पूरा रखें। इसी तरह इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, जो वैक्सीन अवेलेबल हैं पाकिस्तान में जिससे प्रोटेक्शन हो सकती है, वैक्सीनेशंस को अपडेटेड रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, आपने हमें इस हवाले से बताया और आई होप बहुत सारी जो मिसकंसेप्शंस हैं वो क्लियर हुई होंगी। अब इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, आपसे इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अच्छा सा दिन गुजारिए, अल्लाह हाफ़िज़।